मैम कुछ पूछे तब तो बोलना चाहिए ना। मैम मैं लास्ट क्लास में। क्या वो गुस्सा है क्या मनीषा? नाराज लग रही है ना मनीषा? मैम शायद इसी ने कुछ बोला होगा उसे। लग रहा है वो पढ़ रही है। अभी पढ़ाई से सब ध्यान हटा के यहाँ पे लगाओ। ठीक है दीपू, आपने पढ़ा हुआ है पहले बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से? हाँ मैम, चलो एप्लीकेशन नहीं पढ़ा है। एप्लीकेशन वाला नहीं पढ़ा, अगर बात है एप्लीकेशन वाला भी पढ़ लेंगे। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ अभी नोट्स अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, दोनों चीजें कंबाइन में होकर कवर हो जाएंगी आपकी। बायोटेक्नोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने दिया था? कार्ल एरेकी साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म दिया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब होता है आपका इंजीनियरिंग लगाना, यहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजी लगा के लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेंज करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म से नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना, जो प्रोडक्ट्स ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइन पढ़ो अच्छे से। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव का मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म या एंजाइम ले सकते हो ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। बायोटेक्नोलॉजी दो टाइप से हो सकती है। एक ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जो कि ट्रेडिशनल हमारे पूर्वज वगैरह लोग यूज करते थे, जैसे कि सिट्रिक एसिड का बनवाना, प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन बाय पेनिसिलियम नोटेटम, दही बनवाना, ब्रेड, वाइन, ये सब क्या करते थे? एक माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस थे ना। हम लोग आज के टाइम में भी दही बनवाते, मतलब दही बनाते तो मम्मी क्या करते हैं, दूध लेती है, उसको थोड़ा गर्म करती है, उसके अंदर इनोकुलम मतलब 1 स्पून दही लेके वो डाल के मिक्स करके घुमा के रख देते हैं प्रॉपर टेम्परेचर पे। वो भी तो बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि वो जो मम्मी दही लेके डाल रही है दूध में, वो दही की जगह पे क्या डाल रही है? एंजाइम डाल रही है। कौन सा एंजाइम? यस मैम, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस डाल रही है। लेकिन मम्मी को थोड़ी ना पता, मम्मी को बोलना कि मम्मी आप तो यहाँ पे बैक्टीरिया डाल रहे हो, मानेगी मम्मी? नो मैम। हाँ है ना? मतलब जिसकी मम्मी साइंस बैकग्राउंड से होगी वो मानेगी, बाकी की मम्मी थप्पड़ लगा के भगा देंगी आपको, बोलेंगे ज्यादा साइंस पढ़ के आ गए हो। है ना? तो ये ओल्ड वाला टाइम है। अब न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या है? न्यू बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज याद रखनी है, EFB फुल फॉर्म, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, बहुत सिंपल सा फुल फॉर्म पे भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी। है ना? EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक, इन्होंने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी थी, जो कि आपके ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों को कंपाइल करके एक डेफिनेशन दी थी इन्होंने। क्या बोला था इन्होंने कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, हमारी नेचर ने जैसे साइंस को बना दिया है, नेचर ने अगर किसी चीज को बना दिया उसके अंदर इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन मतलब चेंजेस करना, या किसी ऑर्गेनिज्म को नेचर ने जैसे बना दिया, किसी सेल को या सेल का पार्ट या कुछ भी, उसके अंदर अगर हम कोई भी चेंजेस कर रहे हैं और उसके मॉलिक्यूल के अलग अलग एनालॉग्स बना रहे हैं, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या अलग अलग सर्विसेज हम जनरेट कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स, उनके पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज, दिस इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। किसके ऊपर बेस्ड है ये? RDT, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और ओल्ड वाली किसके ऊपर बेस्ड थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डन। आ जाओ। अब हमारे पहले फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलता है? पॉल बर्ग। फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉल बर्ग। अब मुझे ना थोड़ा सा याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था माइक्रोब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसको रिवाइज करने का मन कर रहा है। पहले उसको एक बार उसके रिवीजन करा दो मेरे को फटाफट से। सबसे पहले थे हमारे ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, ईयर बताओ। 1928। फिर कौन आया? उसकी बायोकेमिकल एनालिसिस की ओसवाल्ड, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्डी ने। कौन से ईयर में? 1933। 1944। 1944। हर्शी एंड चेज। कौन से ईयर? 1950।
1952। ठीक है। न्यूक्लियन का डिस्कवरी किसने किया था? किसने बताया? फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने बनाया था। ठीक है। और डबल हेलिकल मॉडल को हमने एक्सरे डिफ्रेक्शन में पढ़ा था। फ्रैंकलिन ने और एक और थे। जेम्स वाटसन। हाँ। किसने दिया था? जेम्स वाटसन ने। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। मैम विल्किंस और बताना, जिस दिन मैंने पढ़ाया था उसके बाद इस चैप्टर को खोल के देखा? हाँ मैम पढ़ा था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, साक्षी दोबारा खोल के देखा? यस मैम पढ़ा था। एनाटॉमी चैप्टर पढ़ाया था, दीपू खोल के देखा वापस से? हाँ मैम। पक्का ना? पक्का। बताओ फिर एक्सरे डिफ्रेक्शन डेटा किसने दिया था? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने। जेम्स वाटसन ने क्या दिया था फिर? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। फिर और फ्रांसिस उन्होंने वो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा के बेस पे दिया था। फ्रांसिस और क्रिक, उन्होंने क्या दिया था? मैम वैटसन और क्रिक ने दिया था ना डीएनए का मॉडल। तो वाटसन और फ्रांसिस क्रिक एक ही तो बात है। मैम निमोनिया और माइस वाला दिया था। रोजेलिंड फ्रैंकलिन ने क्या दिया था? किसने? रोजेलिंड फ्रैंकलिन। रोजलिंड और फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था। ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वैटसन और क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। याद रहेंगी ये सारी चीजें? यस मैम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन से साइड से किधर वर्क करता है? 5 प्राइम टू 3। 5 to 3 प्राइम। स्ट्रैंड बनवाता है। डीएनए की कौन सी स्ट्रैंड पे काम करता है? 3 से 5। 3 से 5 वाली पे काम करता है। ठीक है। तो बच्चा नया पढ़ो बट पुराना मत भूलो। और अगर इस बार साक्षी तुम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भूले ना, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। 3 से 4 बार पढ़ा चुकी हूँ मैं। नहीं भूलूंगी मैम इस बार, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने तुमको वो चैप्टर पढ़ाया था। और दीपू आप भी और बाकी जितने बच्चे बोलता है। और प्लांट फिजियोलॉजी याद है ना? प्लांट फिजियो में 3 दिन मैंने आपके लगाए हैं एक चैप्टर कराने में। अगर इस बार उनसे गलती किया ना 21 मार्च वाले पेपर में, पूरे पेपर का एनालिसिस एक बच्चों के साथ बैठ के मैं करूंगी इस बार भी। बट नहीं कर इस बार बॉटनी में तो मुझे चाहिए ही चाहिए नहीं बिल्कुल भी कि आप लोगों के मार्क्स कटे। सेम एक्सक्यूज नहीं सुनना है बिल्कुल भी। ठीक है। आ जाओ चलो बायोटेक। तो ये आ गया हमारा पॉलबर्ग ने, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने क्या किया था? इनको सिर्फ आपको याद रखना है, इन्होंने लेम्डा फेज की हेल्प से एक वायरस को मतलब ट्रांसफर किया था जीन ऑफ SV40 वायरस एक इकोलाई के अंदर। मतलब पहला इन्होंने जीन ट्रांसफर किया था। याद रखना, पहला जीन ट्रांसफर किया था। किसकी हेल्प से? लेम्डा फेज। लेम्डा फेज कैसे वर्क कर रहे? एक वेक्टर के जैसे काम कर रहा है ना यहाँ पे। यस मैम। ठीक है। और 40 याद रहेगा, रख लेना वरना रहने देना। फिर आता है स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉय। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखो इन्होंने जीन ट्रांसफर किया इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला। लेकिन इन्होंने पहला RDT बनाया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ना डीएनए के अंदर एक नया कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया गया है। डीएनए के अंदर एक नया कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया है। कौन सा कॉम्बिनेशन? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक कराया। किसकी हेल्प से? साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। क्या है? एक बैक्टीरिया है ना? हाँ मैम। टाइफाइड प्लाज्मिड के अंदर हमने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जिसकी हेल्प से हमारा ये जो बैक्टीरिया है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएगा ना। इसके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। यस मैम। क्वेश्चन ही आएगा यहाँ से। 1972 में किया गया था। किसके अंदर? साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला था इन्होंने। ठीक है। मैम एक बार रिपीट करना। स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉय ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। मतलब पहला डीएनए का नया कॉम्बिनेशन बनाया था। कैसे? बैक्टीरिया लिया, साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम,
उसका प्लाज्मिड लिया, पता है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड, Yes, ma'am. उसके अंदर एक नया जीन डाला, वो जीन कैसा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसके प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया। तो इसका मतलब हमारा जो बैक्टीरिया है वो, अब बैक्टीरिया कैसे बन गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया। Yes, ma'am. कौन से ईयर में किया था, 1972। 1972. बैक्टीरिया पे किया था, साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। कौन सा जीन डाला था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। बहुत बहुत चांसेस बेटा, ये पूरी की पूरी यूनिट है ना बायोटेक्नोलॉजी की, बहुत क्वेश्चन आता है इसके अंदर, 7 से 8 क्वेश्चन आ जाता है। अब 8 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 40 मार्क्स। मतलब ऐसा मान के चलना आज की क्लास में हम अपने अराउंड कितने 16 या 20 नंबर तो कवर कर ही कर लेंगे बहुत आसानी से, ठीक है। अब इसके अंदर 2 एप्लीकेशंस है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन्स के अंदर इंजीनियरिंग करेंगे। टेक्निक टू एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को हम चेंज कर देंगे। कैसे, टू these into host organism and thus change the phenotype of the host organism। मतलब क्या करा, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया, उसका डीएनए लिया, उसके डीएनए के अंदर कोई नया कॉम्बिनेशन हमने अगर डाल दिया, तो नया कॉम्बिनेशन डालने की वजह से उसका जीनोटाइप तो चेंज हुआ ही हुआ, लेकिन उसकी वजह से फिनोटाइप भी, तो फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या बोलते हैं कि भाई जो भी हम काम कराएंगे ना, सारा का सारा काम हम स्टेराइल मीडियम में कराएंगे। स्टेराइल मतलब माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से मैंने डीएनए निकाला, उसके अंदर जीन डाला, तो जीन के साथ मेरे कुछ वायरस वगैरह चिपक के चले जाए वहां पे, ये नहीं होना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। जब हम इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उस टाइम पे एक स्टेराइल एम्बियंस बना के रखना पड़ेगा। क्यों, टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रो, मतलब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिस सेल के ऊपर हम काम कर रहे हैं उस सेल की ही के ऊपर हम रहे, उसके अंदर कोई अनवांटेड माइक्रो वगैरह ना चला जाए। और सबसे ज्यादा इस बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी हम कब करेंगे, जब हम कोई एंटीबायोटिक वैक्सीन या एंजाइम पे काम कर रहे होंगे, सबसे ज्यादा हम इस टाइम पे इन चीजों का ध्यान देंगे। क्लियर, क्लियर है नहीं है? Yes, ma'am. चलो, अब भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर सबसे पहले हमारा मतलब पहली चीज क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है ना, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई हमारे टाइम में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों पॉसिबल हो पाई। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द आउटकम ऑफ 2 सिग्निफिकेंट, भाई 2 हमने ऐसी डिस्कवरी की जिसकी वजह से मेरी जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इजी बन गई। कि पहला हमने प्लाज्मिड का पता लगाया, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट जो कि प्लाज्मिड है डीएनए के अंदर, और जिसके अंदर कैपेबिलिटी है सेल्फ रेप्लिकेशन की, विच रेप्लिकेट अलोंग विद क्रोमोसोमल डीएनए। अगर हमको प्लाज्मिड नहीं पता चलता तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकते थे कभी भी। सेकंड, हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की, क्योंकि हमारे पास हमको डीएनए के अंदर छेड़खानी करनी है, और अगर मेरे को ये नहीं पता चलेगा डीएनए को मैं कट कैसे करूंगी, तो मैं वहां पे नया जीन कैसे डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकते। तो हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स पता चला, हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पता चला, मतलब बात है कि मॉलिक्यूलर सीजर्स आर नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई वी कॉल इट रेस्ट्रिक्शन। ये रेस्ट्रिक्शन टर्म क्यों लगाया गया है यहाँ पे, कोई बताएगा? स्पेसिफिक साइड पे कट करते हैं। रेस्ट्रिक्ट बेटा वो स्पेसिफिक होता है, ये रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट रोक रहा है ना, नाम से बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की जो ग्रोथ होती है उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है इसलिए। हाँ, क्योंकि ये ना जो डिस्कवरी हुई थी ना, डिस्कवरी बहुत रैंडम डिस्कवरी थी। ये थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे बैक्टीरियोफेज समझते हो क्या होता है? Yes, ma'am. वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट वायरस कर से सकता है। बैक्टीरिया को भी विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लाज्मिड बैक्टीरिया है। ये मतलब मैंने कल्चर के अंदर बैक्टीरिया लिए, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया के साथ मैंने क्या रख दिया,
बैक्टीरियोफेज रख दिया, बैक्टीरियोफेज। अब इन बैक्टीरियोफेज का काम है ना इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, यस मैम। है नहीं है? अब ये देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर तो इन्फेक्शन हो गया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो बच कैसे गए बैक्टीरिया आधे? इनके पास तो एक वायरस रखा हमने, जो वायरस इन्फेक्ट करेगा। वो क्यों बच गए? क्योंकि हमारे बैक्टीरिया के अंदर ये अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपनी बॉडी में चेंज कर ले, अपने आप को अडेप्ट कर ले। कुछ बैक्टीरिया ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। कैसे अडेप्ट किया? ये पता लगाया गया कि हमारे जो ये बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एक एंजाइम होता है, जो एंजाइम क्या करता है कि अगर भाई बाहर से कोई डीएनए की बॉडी में आ रहा है तो फटाफट से उस डीएनए को कट कर देगा। साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया रखे थे बहुत सारे, आधे बैक्टीरिया मर गए, आधे बच गए, तो ये आधे क्यों बच गए, ऐसा क्या हुआ इनके अंदर? फिर उन बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कवर किया गया, वो अच्छे से स्टडी किया, तब देखा गया कि इनके अंदर एंजाइम आ गए कुछ, जो एंजाइम बैक्टीरियोफेज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे इन्फेक्शन कोज करने से। तो इसीलिए बोल सकते हैं इनको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यस मैम। अब एंडोन्यूक्लियस क्यों बोला, वो बात है। अब ये जो एंजाइम है दो टाइप से हो सकता है, एक होंगे एंडोन्यूक्लियस, एक होंगे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो, वो होंगे जो बाहर से कट लगाएंगे, एंड से कट लगाएंगे, है ना, और एंडो वो होंगे जो एक स्पेसिफिक साइट से कट लगाएंगे, सेंटर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस स्पेसिफिक साइट से, और वो साइट होगी आपकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम मॉलिक्यूलर सीजर्स। डन? यस मैम। अब ये इन्होंने पूरा का पूरा हमको क्लोनिंग दिखाया हुआ। देखो ये मेरे पास एक फॉरेन डीएनए है, ये मेरे पास प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड ये कहां से निकाला मैंने? एक बैक्टीरिया से निकाला, ठीक है। लेट सपोज ये मेरा वो स्टेनले कोहेन हर्बर्ट बोयर का एक्सपेरिमेंट है। ये कौन सा बैक्टीरिया लिया था उन्होंने? सल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम लिया था। अब यहाँ पे हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करा। अब ध्यान से देखना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉरेन डीएनए को कट कराने के लिए भी जो यूज करेंगे, वही सेम हम वेक्टर को कट, दोनों के लिए सेम। अब इसने इसको भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट कर दिया, यहाँ पे भी इसने कट लगा दिया। अब ये वाला फ्रेगमेंट यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, किसकी हेल्प से? लाइगेज। यहाँ पे लाइगेज की हेल्प से चिपक गया, तो डीएनए का एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, नहीं बन गया? यस मैम। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में हम डाल रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जैसे जैसे डिवाइड करेगा, हमारा ये जो नया जीन था, ये जीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। ऐसे ही इससे हमारा जो इंसुलिन था, किसी ने मुझसे पूछा था इंसुलिन मैम पहले क्लास में जाने से पहले, इंसुलिन मुस्कान ने, है ना, कहाँ गई मुस्कान? मैम यही हूँ। देखो तो वही है इकोलाई। हमने क्या किया, वो इंसुलिन का जीन लिया, उसको प्लाज्मिड में डाला, और सेम प्रोसेस है बिल्कुल। जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा ऐसे हमारा इंसुलिन की बहुत सारी कॉपीज बनती चली जाएगी। बस इंसुलिन के अंदर वो वाली चीज है ना आपका कि उसमें ए बी सी 3 पेप्टाइड चेन होती है। जब वो प्रीमेच्योर होता है, मेच्योरिटी के टाइम पे 2 होती है, सिर्फ ए और बी। हाँ मैम, मैं वहीं कंफ्यूज होती हूँ चेन में। हाँ, वो चेन वाला भी समझाऊंगी मैं आपको। उसमें से सी वाला हटा देते हैं और भी बच जाता है, लेकिन प्रोसेस होता है। मैम सपोज इसने जो जीन लिया है वो इंसुलिन का लिया है, तो बैक्टीरिया में इंसुलिन की कॉपी बन रही है और वो हमें लार्ज स्केल पे यूज करना है, तो हम उसको बैक्टीरिया से निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट बैक्टीरिया को इंजेक्ट करेंगे। बैक्टीरिया से निकालेंगे हम, फिर उसको बैक्टीरिया से निकालेंगे। एग्जैक्टली जो इंसुलिन बनाया गया जाता है इकोलाई की हेल्प से ही बनाया जाता है। वो एले लिली अमेरिकन कंपनी थी ना, हम जो पढ़ते हैं यहाँ पे, इकोलाई के अंदर ही उसने किया था यूज, ठीक है। अब एक अगर कोई और टाइप का जीन होगा तो उसको डायरेक्ट भी तो होस्ट में डाल सकते हैं, फिर बैक्टीरिया का यूज करके ही डालेंगे।
बैक्टीरिया की हेल्प से उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा सकता है ना। अब आप बोलो कि मैम हमने जीन लिया तो हम डायरेक्टली इसको ह्यूमन के अंदर नहीं डाल सकते, डायरेक्टली ह्यूमन की बॉडी में नहीं डाल सकते हम इसको, क्योंकि अगर हम इसको ह्यूमन की बॉडी में डालना, अगेन वही जीन थेरेपी वाला कॉन्सेप्ट, हमें उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में डालना पड़ेगा। एडल्ट स्टेज में डालेंगे तो कुछ सेल के अंदर होगा, कुछ के अंदर नहीं होगा। इसीलिए तो आपको पता है ना डायबिटीज 2 टाइप की होती है, आपने सुना भी होगा, मतलब केसेस देखे होंगे। कुछ डायबिटीज तो ऐसी होती है कि कुछ लोग क्या करता है ना, सिर्फ शुगर खाना इग्नोर कर देता है तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। हाँ मैम। यस मैम। क्योंकि जिनको रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं वो केसेस होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं है, हाई लेवल ऑफ डायबिटीज। हाँ, कि बिल्कुल उनकी बॉडी 1% भी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। लेकिन वो जिनको बोला जाता है कि आप कम शुगर खाओ, वो ये कि उनकी बॉडी के अंदर भाई इंसुलिन है बट कम अमाउंट में है। अगर आप ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा लोगे तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, ये केस होता है। ठीक है, शैली का, यस मैम, शैली बहुत दिनों बाद आया बेटा क्लास में। अब डीएनए क्लोनिंग के 3 स्टेप। सबसे पहले हमको डिजायरेबल जीन के लिए, जो हमें जहां से जीन निकालना है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, बेटा हेल्थ का ध्यान रखो शैली। नीट के लिए रजिस्टर कर दिया शैली आपने? नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड जीन, जो हमने जीन को डिजायर निकाला है, आइडेंटिफाई किया है, उसको होस्ट की बॉडी में डालना। एंड मेंटेनेंस, हमें ये भी चेक करना है कि भाई जिस होस्ट के अंदर हमने डाला है ना, वो होस्ट उसको नेक्स्ट जनरेशन तक भी ट्रांसफर कर रहा है नहीं कर रहा है। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर डीएनए अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी वो ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है डीएनए क्लोनिंग के। क्लियर? मतलब इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में जब लिख के आओगे तो अच्छे से लिख के आओ। नेक्स्ट आ रहा, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए करना है हमको, यही आरडीटी करना है। तो आरडीटी के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? हम लोगों को सबसे पहले एंजाइम्स चाहिए ना। तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम है। सबसे पहले है हमारे पास लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम क्या करेगा भाई, हमें, मेरे पास एक ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर से मुझे डीएनए निकालना है बाहर। तो डीएनए तक पहुंचने के लिए मुझे इसके न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ेगा, तो मुझे इसके सेल को ओपन करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा पहले? तो अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सेल को ओपन करने के लिए आई यूज लाइसोजाइम। प्लांट है तो प्लांट की सेल को ओपन करने के लिए आई यूज सेल्यूलोज या पैक्टिनेज। फंगस है तो फंगस के लिए सब लाइसिंग एंजाइम यूज करके अपने सेल को ओपन कराया। अभी फिर सेल को ओपन करने के बाद मैं डीएनए तक पहुंची। अब डीएनए पे मुझे डीएनए के साइड से कट लगाना है तो मैं एक्सोन्यूक्लियस यूज कर लूंगी, और किसी प्रॉपर पोजीशन से चाहिए तो मैं वहां पे एंडोन्यूक्लियस यूज करूंगी। क्लियर है स्टेप? यस शैली, ये लाइजिंग एंजाइम है, वो लाइगेज है, ये लाइसिस करा रहा है, तोड़ रहा है, वो लाइगेज लाइगेशन करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में इन्होंने बता दिया। मॉलिक्यूलर सीजर या फिर इनको नाइफ हम बोलते हैं। ये जनरली कट कहाँ पे लगाता है? 4 से 8, टिपिकली 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड पे कट लगाता है। और जो कट लगाते हैं, जिस जगह पे कट लगाते हैं उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट, और वो साइट हमेशा क्या होनी चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होनी चाहिए। उसको 5 से 3 रीड करो, 3 से 5 रीड करो, सेम आना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहां से निकाला था हमने? बैक्टीरिया की बॉडी से आइसोलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का आखिरकार ये बैक्टीरिया की बॉडी में क्या कर रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अब हमने देखा कि बैक्टीरिया की बॉडी में रहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनका काम है डीएनए को कट करना, तो ये बैक्टीरिया के ही डीएनए को क्यों नहीं कट कर देते? इनको कैसे मिथाइलेशन भी कुछ होता है। मिथाइलेशन करा क्योंकि वो उनके डीएनए के साथ मिथाइलेज एंजाइम वो जुड़ा हुआ होता है, जो कि पहचान लेता है कि हाँ ये इसका अपना डीएनए या फिर बाहर का फॉरेन डीएनए। हाँ, रेस्ट्रिक्शन साइट पहचान। नहीं बेटा, देखो क्या होता है ना, ये क्या करता है ना, अपने मालिक को तो बचा के रखता है,
बाहर से आने, जैसे होता है ना वो घर का डॉगी, तो घर वाले लोगों को कभी नहीं काटता ना, बाहर से कोई आ जाए उसके ऊपर एकदम भौंकना शुरू कर देता है, बिल्कुल ऐसे काम करता है, घर के मालिक को पहचानता है ये। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करता है, खुद के होस्ट जिसकी बॉडी में रह रहे हैं उसके डीएनए के ऊपर एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप लगवा देंगे, मिथाइलेशन करा देंगे उसका। और कभी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिथाइलेटेड डीएनए को कट नहीं करते, और जो बाहर से आ रहा है वो बाहर से अनमिथाइलेटेड आ रहा होगा, उसको यस मैम। कट कर देंगे। है समझ में? खुद के वाले को क्यों नहीं कट कर रहे हैं, पढ़ के देखो। दे आर यूजफुल टू यू बैक्टीरिया बिकॉज एंजाइम ब्रिंग आउट सिर्फ वायरल डीएनए, बाहर से जो डीएनए आ रहे हैं उसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द अपने वाला जीनोम। और ये बैक्टीरियाज के अंदर एक एडेप्टेशन है, नेचुरली नहीं है उनके अंदर एडेप्टेशन है। दीज एंजाइम एग्जिस्ट इन बहुत सारे बैक्टीरियाज के अंदर ये पाया जाता है, और इनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मिथाइलेशन, अपने बैक्टीरियल डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप डाल के अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेता है। देयरफॉर अपने खुद के क्रोमोसोमल डीएनए को ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं क्लीवेज होने से उसके अंदर। क्लियर? खुद के डीएनए को क्यों नहीं कट करते, बिकॉज खुद का मिथाइलेशन कर लेते हैं और दूसरे को कट कर देता है। और जब इसकी डिस्कवरी की गई ना, तो डिस्कवरी के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट भी आए थे पहले निकल के कि बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, एक वो एंजाइम जो मिथाइलेशन करता है, एक वो एंजाइम जो डीएनए को कट करता है। लेकिन फिर बाद में ये पता लगाया गया, जब और ज्यादा इसके ऊपर स्टडी किया गया, कि भाई ये एक ही एंजाइम है जो खुद के डीएनए को तो मिथाइलेशन करा देता है और बाहर से कोई अनवांटेड आता है उसको कट कर देता है। सबसे पहला डिस्कवर किए जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन था? अब बोलोगे मैम ये तो सबसे पहले डिस्कवर था, तो सेकंड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि डिस्कवर तो सबसे पहले हो गया था, पता लगा लिया गया था, लेकिन बैक्टीरिया से निकालने में 5 साल लग गए थे, और उन 5 साल में कोई दूसरे ने पहला निकाल लिया। अब आप बोलोगे मैम उसको फिर फर्स्ट क्यों नहीं बोला? क्योंकि पहचाना बाद में गया, ये डिस्कवर्ड है सबसे पहले, आइसोलेटेड नहीं है, सबसे पहला डिस्कवर्ड। देखो पढ़ के। इन सेकंड पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हुज फंक्शनिंग एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे बताई गई वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इट वाज फाउंड दैट हिंट सेकंड हमेशा डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और वो कितना होना चाहिए सीक्वेंस? 6 बेस पेयर का होना चाहिए, 6 बेस पेयर। फिर उसके बाद इको R1 हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत याद रखना है। इको R1 को किसने डिस्कवर किया था? आर्बर स्मिथ एंड नाथन ने 1978 में किया था डिस्कवर। जैसे ही हिंद सेकंड डिस्कवर हुआ उसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पता लगाए गए, और ये 900 को आइसोलेट कितने बैक्टीरिया से किया गया? 230 बैक्टीरिया। इसका मतलब 230 बैक्टीरिया की बॉडी में एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जा सकता है। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से निकाला गया। याद रहेगा, अर्बर स्मिथ एंड नाथन 1978, और 1972 में क्या हुआ था? हर्बर्ट बोयर एंड स्टेनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था? सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरिन। सैल्मोनेला टाइफाइम्यूरिन। कौन सा जीन डाला था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला था। वेरी गुड। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, मैम मुझे ही समझ नहीं आया इसको हिंड टू क्यों बोला? क्योंकि बेटा इस हिंड, अभी देखो नोमेनक्लेचर बताऊंगी ना, नोमेनक्लेचर से थोड़ा सा और क्लियर होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया। हाँ बोलो मैम। जैसे ये EcoRI मतलब जिसने डिस्कवर किया था उनके नाम याद रखना जरूरी है? 2-3 के याद रखना है बस, सबके याद रखना। ओके। अब ये जो है ना, नोमेनक्लेचर पे आ जाओ। चलो ये हमने कर लिया, ये हो गया। नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। अब जो हमारा नाम था EcoR1, तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा हमको जीनस बताता है, याद रखना है।
फर्स्ट लेटर कि हमने किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, उस बैक्टीरिया का जीनस क्या था। सेकेंड और थर्ड लेटर हमको बताता है जिस बैक्टीरिया से हमने आइसोलेट किया उस बैक्टीरिया की स्पीसीज क्या थी, और ये फोर्थ लेटर हमको बताता है उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा था, ठीक है। और लास्ट हमको बताता है कि सीक्वेंस क्या था आइसोलेशन का। तो इको आर1 कौन किससे निकाला, एस्चीरिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। कौन सा स्ट्रेन था, आरवाई स्ट्रेन था। और इको आर1 अगर मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब एस्चीरिया कोलाई में से निकाला जाने वाला सबसे पहला बैक्टीरिया होगा ये। यस मैम। क्योंकि हमने देखा ना अभी 900 एंजाइम निकाले किससे, 230 से। ऑन एन एवरेज एक से मतलब एक बैक्टीरिया की बॉडी में से हमने 2 से 3 तो निकाले ही निकाले हैं, है ना। और हो सकता है ज्यादा भी निकाले हैं, किसी के अंदर से 1 निकला तो किसी के अंदर से 5 निकल गए होंगे। तो जो 5 निकले सबसे पहला उसको फर्स्ट बोल दिया, सेकंड में सेकंड, थर्ड फोर्थ ऐसे बोल दिया। अब वो जो हमारा हिंड है ना, हिंड सेकंड, अभी हिंड सेकंड क्या बता है, H4 हीमोफाइलस, इन फॉर इन्फ्लुएंजा, D फॉर स्ट्रेन, और सेकंड मतलब दूसरे नंबर पे निकाला गया था ये। सबसे पहले पता तो लगा लिया गया था, लेकिन इसको आइसोलेशन में 5 साल लग गए। इतने में हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से कोई दूसरा निकाल लिया, आइसोलेट कर दिया। इसलिए सेकंड नंबर इसका, क्योंकि सेकंड नंबर इसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, ना कि डिस्कवरी, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्लियर? यस मैम। दीपू चलो। हाँ मैम समझा। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे डीएनए को कट जब लगाता है ना, तो 2 तरीके से कट लगाता है। एक होगा आपका जब कट लगाएंगे तो स्टिकी एंड बनेंगे, और एक होगा आपके ब्लंट एंड बनेंगे। अब स्टिकी एंड और ब्लंट एंड में डिफरेंस क्या है? स्टिकी एंड में क्या करता है, ये हमारे डीएनए को सेंटर से थोड़ा सा दूर कट लगाता है। लेट्स सपोज ये है मेरे पास एक सीक्वेंस, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से या तो यहां से कट लगाएंगे, यहां से कट लगाएंगे, सेंटर से थोड़ा दूर, तब हमारे पास बनेगा क्या, स्टिकी एंड। अगर ये बिल्कुल सेंटर से कट लगाएंगे, जैसे मेरे पास सीक्वेंस है सी 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 जी जी जी, ये है सीक्वेंस, तो ये बिल्कुल यहां से कट लगाएंगे, ठीक है। मैम सेंटर से कट लगाएंगे तो उसे ब्लंट एंड बोलेंगे। हाँ, जब सेंटर से कट लगाएंगे ना, तो ये जो बनेगा ये विल बी योर ब्लंट एंड, ठीक है, क्लियर। और जब हमारा ये स्टिकी एंड होता है, स्टिकी एंड सेंटर से थोड़ा दूर कट लगाएंगे। वो सीक्वेंस है ना GAATTC, ठीक है, CTTAA जी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेंटर इधर बैठ रहा है ना, यहाँ पे, लेकिन ये सेंटर से नहीं लगाएगा कट, ये किधर से लगाता है कट, यहाँ से लगाता है। ऊपर वाले को यहाँ से कट करे। अब एक चीज ध्यान रखना, जिधर ऊपर वाले पे कट लगाया है ना, सेम नीचे वाले पे कट लगाएगा। यहाँ पे GA से कट लगा रहा है, यहाँ पे भी GA से कट लगाएगा, तो हमारे पास ये कट होके G गायब हो गया, इधर से G गायब हो गया, तो हमारे पास ये सीक्वेंस ऐसी बन गई ना, AATTC, और इधर CTTA, ऐसी बन गई ना सीक्वेंस। यस मैम। ऐसे अब कोई दूसरी सीक्वेंस आएगी, दूसरी सीक्वेंस यहाँ पे लेट्स सपोज ऐसे आ गई, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे वो गेम खेलते थे ना, एक आता था फोन में गेम, वो बॉक्सेस वाला, उसके बॉक्स के अलग अलग शेप, तो एक पूरा बॉल बन जाती थी, है ना, वो वाला, उस टाइप से वो गेम है बिल्कुल, ठीक है। सांप वाला, हाँ कोई भी होता होगा, बट था उस टाइप का गेम। तो आप उसकी वजह से शेप को मॉडिफाई करके ऐसे डाल देते थे। अब इसको अगर आप शेप को ऐसे डाल दोगे यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे तो जगह रह जाएगी बीच में, चिपकेगा कैसे, नहीं चिपक पाएगा ना। तो यहाँ ना ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस बन रहे हैं, ओवर हैंगिंग, एक दूसरे के ऊपर हैंग हो रहे हैं। कैसे बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब यहाँ पे जो जुड़ा है ना, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह जुड़ेगा आके, कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंट। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेंगे ना, यहाँ पे कौन से बनेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही बनेंगे, क्योंकि C और G, C क्या है, C इज व्हाट, नाइट्रोजनस बेस, G भी, और C और G के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ये मतलब डायग्राम 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। हाँ, ये जो सीक्वेंस है ना घटक, ये याद रखना, घटक सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन आता है। इको R1 की रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस है ये, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर डीएनए, ये मेरे पास फॉरेन डीएनए है। हम दोनों ने यहाँ पे इको R1, अब मैंने बोला था एक जो एंजाइम यूज करेंगे उसी को फैक्टर फॉरेन के लिए दोनों के लिए सेम यूज करेंगे, बिल्कुल। यस मैम। अब इसने क्या किया, मेरा यहाँ पे GA पे कट लगाया, इधर लगाया, ये लगाया, ब्लंट एंड ब्लंट बनेगा, स्टिकी बनेगा, स्टिकी बनेगा। तो यहाँ पे कट लगाया, तो ये जो ऊपर वाला सीक्वेंस है इतना यहाँ से गायब होके चला गया, यहाँ पे लगाया तो यहाँ से हमारा ये वाला कट, ये इतना गायब हो गया। अब देखो ये पार्ट आएगा, इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस कुछ ये सब बनेगा। यही पूरा का पूरा आपका डायग्राम है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, ये एंड कौन सा, यहाँ पे A लिख दे, यहाँ पे B लिख दे, कुछ भी लिख के आपसे इसको मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हो उसको पूरा, बता दोगे ना? हाँ मैम। चलो अब ब्लड, अब नेक्स्ट चीज, ये एग्जाम्पल याद रखना है। इको R1 कैसा सीक्वेंस बनाता है, चिकेन बनाता है। इको R1 साल1 बाम H1 हिंड थर्ड, इको R1 हिंड थर्ड बाम H1 साल1 याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इको R1 हिंड थर्ड बाम H1 साल1, ऐसे ही ब्लड टेंट के भी याद रखना है। समा1 इको R फिफ्थ, हीमो, इसको रहने देना, इसके ऊपर वैसे कभी नहीं आया। इको R फिफ्थ के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन देखा है मैंने। ब्लंट एंड नॉन स्टिकी एंड, वो स्टिकी एंड थे, इनको नॉन स्टिकी एंड बोल सकते हैं। यार बीच में से ऐसे कट लगाया और ये अलग अलग हमारे पास सीक्वेंस बन गया। ब्लंट एंड आर आल्सो नोन एज फ्लश एंड भी हम उनको बोल सकते हैं। क्लियर क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ मैम। अब ये याद रखना है, इको R1 क्या है, किससे निकाला, एस्चेरिया कोलाई। हिंड थर्ड हो, हिंड फर्स्ट हो, हिंड सेकंड हो, सबका नाम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। बाम H1 बैसिलस एमाइलोकोएफिशिएंट्स। ये 3 याद रखना है सिर्फ, बाकी के मत याद रखना। बाकी नीचे वाला तो एस्चेरिया कोलाई है। ये देखो, ये हिंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है, ये HAE है, हीमोफाइलस एजिप्टियस। सीक्वेंस पहले 2 की याद रखनी है। इको R1 की तो हमेशा याद रहती है घटक, और इसकी याद रखनी है AAGCTT, AAGCTT। किसकी, हिंड थर्ड की AAGCTT, GAATTC घटक से याद रखना, AAGCTT। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये हो गया हमारा क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट चीज पे। हम क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेस पढ़ रहे थे ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। क्या क्या चाहिए मेरे को, टूल्स क्या क्या चाहिए। तो पहला टूल हमने लाइजिंग एंजाइम देखा था। बैक्टीरिया के लिए कौन सा एंजाइम यूज कर रहे थे हम लोग, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। प्लांट के लिए बैक्टीरियेज या फिर सेल्यूलेज। सेल्यूलेज। काइटिरेज किसके लिए यूज कर रहे थे, फंजाई के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अपने कौन से एंजाइम देखे थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस देखे। फिर उसको रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं वो हमने पढ़ा। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट लगाता है, 2 तरीके से कट लगाता है, ब्लंट एंड की तरह या फिर स्टिक एंड की तरह कट लगाता है। स्टिक एंड की तरह। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स हमारे पास। These enzymes are used to synthesize new strand of DNA. DNA के नए नए स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करते हैं। अब आपको पता है डीएनए से डीएनए बनवाना है जब, that process is known as replication. रेप्लिकेशन। यूज कौन सा करेंगे, डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। डीएनए से आरएनए बनवाएंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन या फिर ट्रांसक्रिप्टेज बोल दो इसका सिंबल। और मेरे को अगर आरएनए से डीएनए बनवाना है
Translation. DNA dependent RNA polymerase. RNA dependent. Reverse transcriptase. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम यूज करें, ठीक है। क्यों? अभी आप एक चीज देख रहे थे, लेट्स सपोज मेरे को किसी वायरस से जीन उठाना है और किसी होस्ट के अंदर डालना है, तो भाई जो ये वायरस है, इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल वो तो आरएनए की फॉर्म में है और इस होस्ट का डीएनए में है। तो पहला केस तो ये क्या करेगा, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा ना, तभी तो ये डीएनए जाके इसके साथ लाइगेट होगा। Yes, तो इस केस में वी विल यूज रिवर्स reverse transcriptase. और फिर अगर मेरे को डीएनए से ही डीएनए बनवाना है तो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लेंगे। और फिर हमको ज्वाइनिंग कराना है, ज्वाइनिंग के लिए वी विल यूज DNA ligase. जो कि मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम करेगा। मैम फिर से मैम। क्या बेटा, फिर से बताऊं? हाँ फिर से देखो, डीएनए से डीएनए बनाने का प्रोसेस रेप्लिकेशन। एंजाइम कौन सा यूज करते हैं? डीएनए बनवाना है तो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया। डीएनए से हाँ। आरएनए बनवाना है तो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, एंजाइम यूज कर लेंगे आरएनए पॉलीमरेज, है ना। अब लेकिन अगर बाय चांस मेरे को आरएनए से डीएनए बनवाना है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करवाना है, तो हम यूज करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। डीएनए से डीएनए बनवाना है तो डीएनए पॉलीमरेज यूज कर लिया। और अगर मेरे को दो डीएनए को आपस में कनेक्ट करना है तो वी विल यूज लाइगेज। डीएनए लाइगेज। और अगर मेरे को दो आरएनए को ज्वाइन करना है, पॉलीमरेज। आरएनए लाइगेज। आप समझ आए? मैम ये वायरस वाला एक बार बता दो। वायरस वाला ये बताया भाई, देखो अगर मेरे को वायरस का कोई जीनोम लेना है और उसको किसी होस्ट बॉडी में डालना है जिसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और वायरस का तो हमको पता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है ना, तो हम आरएनए को तो डीएनए से ज्वाइन नहीं करा सकते क्योंकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। तो मेरे को पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो आरएनए से डीएनए कन्वर्ट कराने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RNA dependent RNA फिर इस polymerase. डीएनए को इस डीएनए के साथ ज्वाइन करा देंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से। एग्जाम्पल बता रही हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज कहाँ किया जाता है। जैसा हुआ है ना HIV, HIV वाले में HIV में होता है इसका केस, ठीक है। चलो फिर आ गया हमारे पास वेहिकल डीएनए या फिर वेक्टर डीएनए। अब भाई हमने क्या किया, हमने हमारे डीएनए को उठा लिया, मतलब डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसको कट कर लिया वहां से। अब उसको लेके कौन जाएगा होस्ट बॉडी तक? एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी ना, एक वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वेक्टर हम यहाँ पे यूज कैसे हम सेलेक्ट करेंगे एक अच्छा वेक्टर? तो उस वेक्टर के अंदर ये बोलता है 3 क्वालिटी होनी चाहिए। पहला क्वालिटी, उस वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, जो कि हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, ठीक है। और यही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट क्या कंट्रोल करती है? कंट्रोल करती है भाई कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी, हमें उस डीएनए की कितनी कॉपीज में कन्वर्ट करना है वो भी देगा। दिस सीक्वेंस कौन? ओरिजिन ऑफ इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड जीन। कि उस लिंक जीन की मेरे को जैसे होता है ना वो फोटोस्टेट वाली मशीन होती है, उसमें वो नंबर डाल देते हैं किसकी मेरे को 10 कॉपीज निकालनी, 11 कॉपीज निकालनी है। PCR तो बिल्कुल ऐसी ही है ये साइट भी। ये साइट इज लाइक मशीन, इस मशीन से कॉपीज निकलवानी है, उसके ऊपर हम अपना पेज रखते हैं, 10 कॉपीज तो 10 कॉपीज हमको निकल के आ जाती है। कंट्रोल यही करेगा कितनी कॉपीज बनेंगी। फिर सिलेक्टेबल मार्कर कि भाई उसके अंदर एक ऐसी पोजीशन होनी चाहिए उस वेक्टर के अंदर ताकि मैं उसको देख के ये बता पाऊं कि मेरा जो जीन है वो जीन उसने अपने अंदर इंट्रोड्यूस कराया है नहीं कराया है। मुझे पहचान में भी तो आना चाहिए ना। जैसे लेट सपोज है मुझे कोई बुक अपने एड्रेस से दीपू के एड्रेस पे ट्रांसफर करनी है, तो मैं एक व्हीकल का यूज करूंगी, एक डिलीवरी बॉय का यूज करूंगी। मैंने डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर दी बुक कि भाई तुम दीपू तक लेके जाओ। अब ऑब्वियसली 4-5 दिन तो लेते हैं डिलीवरी बॉय कोई भी पार्सल को ट्रांसफर करने में। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं पहुंचा? अगर वो मेरे को ट्रैकिंग आईडी नहीं देगा तो नहीं पता चलेगा ना मुझे। डिलीवरी शिपिंग हुआ नहीं। अब आप खुद देखो, आप ऑनलाइन डिलीवरी करते हो, जब भी ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हो तो आपके पास ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक तो करते हुए ना ये चीजें करते हो ना।
तो सेम यही है, ट्रैकिंग का काम कर रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई हमारा जो जीन है वो वेक्टर ने लिया है नहीं लिया, होस्ट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया नहीं कर दिया, इसको हम बोलेंगे सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, कैसे कैसे होता है वो आगे आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज है भाई इसके पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको आके कट लगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट पे तो कट लगाता है ना। अब इसके पास अगर हाँ मैम। रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं होगी तो फिर हम नया डीएनए डाल ही नहीं पाएंगे, जब कट नहीं लगा पा रहे तो नया डीएनए नहीं डालेंगे। लेकिन एक लाइन यहाँ पे लिखता है कि भाई एक वेक्टर के पास रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए बहुत सारे एंजाइम्स की, बट एक एंजाइम की एक ही साइट होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कौन समझाएगा? एक रेस्ट्रिक्शन साइड एंजाइम मैम अगर ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा कट कर देगा, फिर वो खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर मेरे पास ये वेक्टर है, मैम वेक्टर फिर टूट जाएगा ना अगर एक से ज्यादा एक ये कट लगाएंगे साइट तो। है और एक ये साइट है, दोनों की दोनों साइट किसकी है? इको R1 की है। तो इको R1 इसको यहाँ से भी कट लगा देगा, यहाँ से भी कट लगा देगा, और मेरे को डीएनए सिर्फ एक ही इंसर्ट करना है तो वो डीएनए यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ये वाली साइट कट रह जाएगी, तो मेरा वेक्टर खराब। यस मैम। तो ये हाँ दूसरी मैम। साइट है, ये हीम की होनी चाहिए, हिंड की या फिर HAE की, HAE की हो या हिंड की हो, मतलब बोलता है बहुत सारे एंजाइम की होनी चाहिए, लेकिन एक की लिए एक ही साइड होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तीनों प्रॉपर्टी वापस से रिकैप करो। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन साइट भी कैसी होनी चाहिए? बहुत सारी होनी चाहिए, बट एक एंजाइम के लिए एक साइट होनी चाहिए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं हमारे पास वेक्टर के, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। वेक्टर वही ना, व्हीकल जो मेरे जीन को होस्ट बॉडी तक लेके जाए। पहला है हमारे पास नेचुरली प्रेजेंट प्लाज्मिड, जो कि किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। कैसे होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है। इस डबल स्ट्रैंडेड को सर्कुलर कर देता है, डबल स्ट्रैंडेड को सिंगुलर बना देंगे, सर्कुलर को लीनियर बना देंगे। Ma'am, we have to insert only one DNA, so we have to need only one restriction. Exactly, एक ही restriction site. If we have to insert more than one DNA, then we need more than one restriction site. Otherwise, no need. हाँ, सही बोल रहे हो बेटा। अगर मेरे को एक से ज्यादा डीएनए लगाने हैं, तो एक से ज्यादा डीएनए लगाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स से हम कट लगा के तब करा सकते। तो प्लाज्मिड कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोम। Why we call it extra chromosomal? प्लाज्मिड की वजह से। प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हाँ, होता है क्योंकि ना। इसके पास भाई खुद का क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा एक्स्ट्रा है, ये मेन वाले से अलग है ये। और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है, रेप्लिकेट कर सकता है खुद से। हम प्लाज्मिड को डीएनए की बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं, उसके अंदर कोई डीएनए डाल भी सकते हैं लाइगेज की हेल्प से, और ये प्लाज्मिड कैरिंग डीएनए ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंटीग्रेट विद इट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये तो नेचुरल था, अब हमने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड, मतलब मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। PVR 322 या फिर PUC18, दो जीन ट्रांसफर जो कि हम बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे। टाई प्लाज्मिड और R प्लाज्मिड हम किसके लिए यूज करेंगे? प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। एनिमल्स के लिए क्या यूज करेंगे? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं? HIV वायरस। जो एनिमल्स में मैम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल सेल्स को। और कुछ बताओ। हमें ट्यूमर करते हैं ना, रेप्लिकेट होते हैं ये। Retrovirus are those viruses which have their genetic material as DNA. Very good, Deepak. RNA as genetic material जिनका होता है, उनको हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। पढ़ा है ना उसमें, बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन चैप्टर में सबसे एंड में है। हाँ। चलो, एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, वो बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में आए गए हैं। तो वो वायरस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे, कैसे होंगे वो वायरस? उनका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा हमेशा? बताओ गुंजन। मैम डीएनए होगा ना।
स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यस मैम, जो प्लांट्स को करते हैं उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एनिमल्स का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और बैक्टीरियोफेज का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा याद जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और बाकी जितने बच गए वो सब एनिमल्स। ठीक है, जिसमें लिख दीजिए ना मैम यहाँ पे थोड़ा। वायरॉइड, वायरॉइड मैम आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन को। हाँ, और ये वायरस से होता है। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, वो भी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? आरएनए, आरएनए विदाउट प्रोटीन को। और विदाउट प्रायंस में मैम सिर्फ प्रोटीन होगा ना, आरएनए कुछ नहीं और होगा। वो एबनॉर्मली फोल्डेड होता है। वायरॉइड सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? टियोडीनर, टियोडाइनर ने। 1971 में। यस मैम। ठीक है, डब्ल्यूएम स्टेनले ने किया था? क्रिस्टलाइन करा था वायरस के हाँ, वायरस के अंदर ये बोला था कि वायरस का नेचर क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है दीपू, हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, हमेशा इन वायरस के पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, लेकिन वो वायरस जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकते हैं। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं। ठीक है, समझा मैम। ये है। अब ये जो डायग्राम है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन क्या है यहाँ पे? सिलेक्टिव मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर है। ठीक है, ये रोप क्या है यहाँ पे? रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। रोप एक सीक्वेंस है, प्रोटीन इसको कोड करती है प्रोटीन को, और जो प्रोटीन हेल्प करता है किसमें? प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन जो आता है, टेट्रासाइक्लिन के ऊपर किस किस एंजाइम की साइट है? बामेचवन साल्वन, बामेचवन साल्वन। एम्फिसिलिन के ऊपर किस किस की साइट है? PBU1 और PSG1। आप बोलोगे मैम क्या हमें PBU1 के एंजाइम का नाम, वो सॉरी बैक्टीरिया का नाम याद रखना है? नहीं याद रखना है। बामेचवन साल्वन नहीं याद रखना, कभी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, रोप के ऊपर किसकी सीक्वेंस है? प्रोटीन PBU2, PBU। ठीक है, देखो याद रखना है, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर के ऊपर सब 1-1 वाले हैं, सब 1-1 वाले हैं, और इन दोनों के बीच में, दोनों सिलेक्टेबल मार्कर के बीच में EcoR1, CLAV1, HindThird, इन तीनों की साइट है। डन? यस मैम। यहाँ यस मैम। सीक्वेंस को हाईलाइट करके अगर दे दे, ये पूछ ले कौन सा सीक्वेंस है? ऑरिजिन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये PBR की फुल फॉर्म कोई बताएगा? क्लासमेट बॉलिवर रॉड्रिग। प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर एंड रॉड्रिग, जैसी कुछ नाम है इनका, याद रखना। ठीक है, और वो जो हमारा PUC18 था उसकी फुल फॉर्म? मैम पीछे तो प्लास्मिड। प्लाज्मिड ऑफ, UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। टेट्रासाइक्लिन के ऊपर किस किस की साइट है? बामेचवन साल्वन। के ऊपर PBU1, PSG1। उन दोनों के बीच में EcoR1, CLAV1, HindThird। रोप के ऊपर BBU2। ठीक है, आ जाओ। हाँ, 322 जो है वो सीक्वेंस है बेटा, क्योंकि लैब में जब बनाते हैं ना कोई चीज तो उसको नंबरिंग दे देते हैं, तो 322 नंबर है उसका। नेक्स्ट क्या? हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारी एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन है सिलेक्टेबल मार्कर है ना। अब ये सिलेक्टेबल मार्कर क्या कर रहा है, ये हमको ये बताएंगे कि भाई ये एक प्लाज्मिड है,
इस प्लाज्मिड के ऊपर लेट सपोज मैंने बाम H1 एंजाइम डाला, तो बाम H1 एंजाइम जाके यहाँ पे कट लगाएगा ना। इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, यहीं पे समझा रही हूँ, देखो ये यहाँ पे कट लगाएगा। तो अगर मैंने बाम H1 यहाँ पे डाला, इसने यहाँ कट लगाया, तो इसका मतलब मेरी जो टेट्रासाइक्लिन साइट है ये इनएक्टिव हो जानी चाहिए, नहीं? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जीन कट हो गया मेरा, टेट्रासाइक्लिन का जीन कट हो गया। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि बाम H1 ने कट लगा दिया है? वो जी रेजिस्टेंट था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट था, वो रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। हाँ एग्जैक्टली, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, इस प्लाज्मिड को उठाऊंगी, एक पेट्री डिश लूंगी, उस पेट्री डिश के अंदर डालूंगी बहुत सारा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, और इस प्लाज्मिड को यहाँ पे डाला, ये डाल दिया मैंने प्लाज्मिड, तो मेरा प्लाज्मिड जो है ये खत्म हो जाना चाहिए, डिग्रेड हो जाना चाहिए इसकी प्रेजेंस में। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा, इससे मेरे को पता चलेगा बाम H1 ने कट लगा दिया है। और बाम H1 ने कट लगाया है तो मैंने जो नया यहाँ पे फॉरेन डीएनए डाला होगा, तो फॉरेन डीएनए भी जाके इंसर्ट हो गया होगा यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब मुझे इससे क्या पता चलेगा कि मेरा रिकॉम्बिनेंट बन गया है, यस मैम। है ना। और अब मैंने इस प्लाज्मिड को लिया पहले और इकोलाई की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, और फिर इस इकोलाई को टेट्रासाइक्लिन में रखा, और तब इस ये इकोलाई जो है टेट्रासाइक्लिन पे जाते ही इकोलाई की हो गई क्या, डेथ। क्योंकि इकोलाई के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं था, जिस वजह से इसकी डेथ हो गई। तो इससे मेरे को पता चलता है कि भाई रिकॉम्बिनेशन तो हुआ है, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का पता चल गया, नहीं पता चल गया? मैम ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए पता चला ना क्योंकि इकोलाई भी मर गया। हाँ, क्योंकि इकोलाई मर गया। तो अब आपको यहाँ से एक थोड़ा सा समराइज में ये पता चल रहा है कि मेरे पास दो साइट है, तो दोनों में से अगर एक साइट इनएक्टिव हुई, सिर्फ एक साइट इनएक्टिव हुई, तो वो क्या हुआ हमारा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एक साइट, ठीक है। और अगर मेरे पास दोनों साइट जो है, दोनों साइट एक्टिव हैं, तो उससे क्या पता चला, नो रिकॉम्बिनेंट। नो रिकॉम्बिनेंट, यस मैम। नो रिकॉम्बिनेंट। और लेट्स सपोज मेरे पास दोनों की दोनों साइट जो है इनएक्टिव हो गई, रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। वो तो कुछ भी हो सकता है फिर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट ही नहीं हुआ, जब वहां पे ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ, इकोलाई के अंदर हमारा प्लाज्मिड ही नहीं आया, तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट कैसे बता सकता है, नहीं बता सकते ना। यस मैम, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो मतलब अगर एक साइट, अब वो एक साइट टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन कोई भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एंजाइम दैट वी आर यूजिंग। अगर हम लोग PVU1 यूज कर रहे हैं तो एम्फिसिलिन इनएक्टिव होगी, टेट्रासाइक्लिन मजे से काम कर रही है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट है। दोनों की दोनों में ही हमने डाल के देखा और दोनों में मेरे इकोलाई की डेथ हो गई, तो क्या बोलेंगे, दोनों ट्रांसफॉर्मेंट वहां पे भी रिकॉम्बिनेंट भी रखा नॉन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेंट। तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना। यस दोनों इनएक्टिव। यस मैम। चलो मैम मुस्कान, पीछे स्लाइड हाँ दिखाना। मुस्कान क्लियर हुआ, ये आप बोल रहे थे। मैम हो गया। मैम इसके पीछे वाली। इसे पीछे वाले, ये हाँ मैम जब दोनों एक्टिव हो गई तो हमने कैसे बोला कि ये नॉन वो रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती है और नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकती है? कौन सी वाली में, मैम थर्ड केस में। जब दोनों साइड में एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन दोनों काम कर रही हैं अच्छे से, तो उस केस में तो अब एम्फिसिलिन भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है, तो इसका मतलब कहीं कट लगा ही नहीं है। मैम थर्ड वाला, थर्ड।
थर्ड वाले में एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन में रखा वहां भी इकोलाई की डेथ हो गई, टेट्रासाइक्लिन में रखा वहां भी इकोलाई की डेथ हो गई। तो इसका मतलब इकोलाई के अंदर हमारा प्लाज्मिड आया ही नहीं है ना? यस मैम, यस। चलो ये डन। अब हमारे पास आ जाते हैं ये वेक्टर्स। अब ये यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है बीएसी वाईएसी पे। व्हाट इज बीएसी? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। वाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। साइज याद रखना कि ये जो वेक्टर है कितने साइज का फॉरेन डीएनए लेके जा सकता है, 50 से 300। वाईएसी कितना लेके जा सकता है? वो 1000 से 2500। और प्लाज्मिड देखो सिर्फ इतना छोटा सा लेके जा सकता है, याद रखना। रेट्रोवायरस मैंने आपको बता ही दिया था, एनिमल्स के लिए यूज करता है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है बीएसी वाईएसी वाला। नेक्स्ट आ गया डिजायर्ड डीएनए, एलन डीएनए, फॉरेन डीएनए, पैसेंजर डीएनए। इसमें आपको क्या याद रखना है? कॉरनबर्ग एंड खुराना की थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। ये हमको क्या बताएंगे? जो हमारे कॉरनबर्ग थे 1961 में, इन्होंने सबसे पहले डीएनए सिंथेसिस किया था, सिंथेटिक डीएनए बनाया। सिंथेटिक डीएनए का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल डीएनए बनाया, आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। और खुराना ने सबसे पहला आर्टिफिशियल जीन बनवाया था बिना किसी टेम्पलेट की हेल्प से। लेकिन कॉरनबर्ग ने टेम्पलेट की हेल्प से बनाया। दे सिंथेसाइज द जीन कोडिंग फॉर ईस्ट। ये सब मत याद रखना, सिर्फ ये 1961 1960। कॉरनबर्ग ने पहला डीएनए, खुराना ने पहला आर्टिफिशियल जीन बनवाया था, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। पोस्ट ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब मत याद रखना। अब यहाँ से आ जाओ, देखो अभी ना थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम लोग अपने माइंड में कि हमने क्या क्या पढ़ा था, कि भूल ना जाए हम अब तक का। हमने बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया था। बायोटेक्नोलॉजी में हमने ओल्ड वाली पढ़ी और मॉडर्न को कंबाइन करके ईएफबी ने एक डेफिनेशन दे दी थी, यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी। इसके फिर हमने दो एप्लीकेशन पढ़े, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी या प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, कुछ भी बोल लो, ये पढ़ा। फिर इसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या? टूल्स से टूल्स से स्टार्ट किया। टूल्स में पहला एंजाइम, पहला हमने क्या याद किए थे? लाइजिंग। ठीक है, लाइजिंग के बाद हमने रेस्ट्रिक्शन, सेलेक्टिव मार्कर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के, एंडोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एंडो दो टाइप के कट लगाता है, एक तो स्टिकी एंड और एक ब्लंट एंड लगाता है। फिर इनको जोड़ने के लिए हम लोगों ने डीएनए लाइगेज एंजाइम पढ़ा। इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हमने नोमेनक्लेचर भी देखा। यस मैम। नोमेनक्लेचर देखा, डीएनए लाइगेज देखा। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? मैम वेक्टर्स। फिर हमने पढ़ा वेक्टर। वेक्टर के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, ओआरआई होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर और साइट होनी चाहिए बहुत सारी, ये हमने पढ़ा। वेक्टर के अंदर हमने पीवीआर 320 ये सारी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? मतलब अब तक हमने, होता है ना जैसे उसमें आप लोग लैब बनाते हैं जब अपनी, तो लैब में आप क्या करता है ना, सबसे पहले वो लिखता है ना एम क्या है हमारा, फिर उसके नीचे लगता है हम लोग इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखते हैं। मटेरियल, तो ये मटेरियल है हमारा, और हमारा एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? बनवाना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। हमने टूल्स पढ़ लिया, हमने एंजाइम हम सब लेके बैठ गए अपने पास। अब हमें ये पढ़ना है कि भाई हम लोग इस प्रोसेस को करेंगे कैसे, क्योंकि चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो अब तक हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं कि भाई एक स्टेराइल एम्बियंस बना के रखेंगे हम ये एंजाइम यूज करेंगे, ये वाली कंडीशन आई तो मैं ये चीज यूज करूंगी, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब हम एग्जैक्टली उसको लैब में बैठ के काम करेंगे। ठीक है,
आया समझ? यस मैम। चलो, तो यहाँ से हमारी इनिशिएटिव स्टार्ट होती है। अब पहली चीज बिल्कुल ध्यान से समझते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब सबसे पहले भाई हमें जेनेटिक मटेरियल को निकालना है ना, तो जेनेटिक मटेरियल को निकालने के लिए हमने जो अब तक पढ़ लिया था कि भाई देखो, इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले हमको डीएनए को एक प्योर फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है भाई न्यूक्लियस के पास हम जब जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर वो पढ़ा है ना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, जेनेटिक मटेरियल को रैप अप, उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होता है, उसमें आरएनए भी होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। तो हम वहां से जब डीएनए को निकालेंगे तो भाई डीएनए के साथ मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, ये सब चीजें नहीं आ जाएंगी क्या? यस मैम। आ जाएंगी। बोलना आसान होता है लेकिन जब करते हैं तब कितने सारे स्ट्रगल्स हमारे सामने आते हैं, छोटी 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 बहुत सारे। तो वही स्ट्रगल्स की बात अब हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। तो हमको प्योर फॉर्म में लेना है ताकि उसके अंदर कोई भी बाकी मैक्रोमोलेक्यूल ना आ जाए। डीएनए इनक्लोज एक मेम्ब्रेन के अंदर, तो सबसे पहले हमें सेल को ओपन करना है, ठीक है। अब ओपन करके फिर हमें डीएनए को आरएनए, प्रोटीन या लिपिड या पॉलीसैकेराइड जो सब है उन सब से छुटकारा दिलाना है, क्योंकि मुझे काम सिर्फ डीएनए के साथ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर बैक्टीरिया लिया तो लाइसोजाइम, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया सब, सेल्यूलेज यूज करेंगे किसके लिए? प्लांट के लिए, प्लांट के फंगस के लिए, ठीक है। फिर आया यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। डीएनए कितना बड़ा साइज का है, उसके अंदर से हमको एक छोटी सी सीक्वेंस निकालनी है, बहुत छोटा सा जीन निकालना है। और डीएनए किसके ऊपर वाइंड अप है? प्रोटीन्स और हिस्टोन्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां से सारा आरएनए हटवाने के लिए सबसे पहले हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर लेंगे वहां पे। तो क्या करेगा, सारा आरएनए डाइजेस्ट कर जाएगा। प्रोटीन हटाने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम यूज कर लेंगे ताकि सारा प्रोटीन हट जाए, ठीक है। और फिर बाकी जो लिपिड विपिड जो चीजें बच गई उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो सब्सटेंस आया उसको उठाएंगे और उठा के किस में डाल देंगे? चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। Other molecule can be removed by appropriate treatment and purified DNA ultimately precipitate out after the addition of, ये जो प्रोसेस दिखा रखा है ना, इस प्रोसेस में क्या किया, वो उठाया सारा और ये भर रखा है चिल्ड इथेनॉल, इस चिल्ड इथेनॉल में डाला और जो हमारा डीएनए वो प्रेसिपिटेट होके ऊपर आ गया, तो इसको हमने इस पूलिंग की हेल्प से सेपरेट आउट कर लिया। अब देख सकते हैं दिस कैन बी सीन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइन थ्रेड। इस सस्पेंशन से हम फोटो से थ्रेड की लाइक से निकाल रहे हैं, क्लियर? दिस प्रोसेस इज नोन एज सिस्पोलिंग। बहुत क्वेश्चन आता है कि क्या यूज किया हमने यहाँ पे? चिल्ड इथेनॉल यूज किया। क्लियर है पैराग्राफ सबको? यस हाँ मैम। मैम। आगे आ जाओ। अब हमने डीएनए, मैम वैसे ना ये प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है, इसमें जो बनाना होता है ना वो पिसता ही नहीं है मैम, बहुत लेट होता है इस पे। हाँ ये होता है इसके अंदर। ये वाला जल्दी हो जाता है मैम, रूट टिप्स वाला देर में होता है, उसमें स्लाइड भी टूट जाती है। डीएनए निकाला, अब उस डीएनए के अंदर हमको कट लगाना है, क्योंकि भाई अब तो हमने पूरा का पूरा 2.2 मीटर का डीएनए निकाल लिया है, लेकिन मुझे पूरे 2.2 मीटर के डीएनए के लिए नहीं है, मुझे छोटे से सीक्वेंस चाहिए, वहां पे एक स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफॉर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद रिस्ट्रिक्शन। अब हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देंगे। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल के लेट्स सपोज मेरे पास ये डीएनए था, अब इस डीएनए ने इसके इतने सारे कट बना दिए। अब मुझे इन इतने सारे फ्रेगमेंट्स में से अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट पिक करना है। मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट लेट्स सपोज ये। अब इसको पिक करने के लिए आई यूज अ टेक्निक विच इज नोन एज एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन की कितने उसने छोटे छोटे फ्रेगमेंट में उनको बनाया है। एज वी नो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो ये किधर मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव की साइड मूव करेगा, और पॉजिटिवली चार्ज, बहुत कंफ्यूज होते हो बच्चों आप लोग यहाँ पे, एनोड होता है। तो एनोड इज लाइक अनायन, याद रखना। और जब हम इसको इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट करता है ना तो उल्टा हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। कटायन इज कैथोड, कटायन वैसे पॉजिटिव होता है लेकिन जब उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं वो नेगेटिव हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा डीएनए वो किधर मूव करेगा? एनोड की तरफ, टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज योर एनोड। तो हम अपने डीएनए को डालेंगे किधर?
कैथोड की साइड डालेंगे ना, यस यस मैम ये भी नेगेटिव है, कैथोड भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होगा, देन इट विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतना ही वो फास्ट मूव करेगा, यस मैम यस मैम जितना बड़े साइज का होगा उतना ही वो धीरे धीरे। तो अब अगर मेरे को पता है कि भाई मुझे जिस जीन पे काम करना है, मुझे उस जीन का साइज पता है कि भाई उसका क्या साइज है, ठीक है, तो अगर मुझे पता है उसका साइज छोटा है तो मैं उसको किधर ढूंढूंगी, एनोड की साइड काम ढूंढना शुरू करूंगी। लेकिन अगर मुझे पता है मेरा बड़े साइज का, तो मैं उसको कैथोड की साइड ढूंढना शुरू करूंगी। हुआ ना, काम आसान हो जाएगा मेरा। तो इस प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं ऐसे ही। द जॉइनिंग ऑफ डीएनए इंक्लूड वेरियस, इसके अंदर छोटे छोटे प्रोसेसेस आता है आफ्टर हैविंग कटिंग द डीएनए सोर्स एज वेल एज दैट। अब हमने बोला था ना फॉरेन डीएनए और वेक्टर दोनों को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। मेरे पास जीन आ गया है और फिर उस जीन को हमने वेक्टर के साथ लगाया और किस एंजाइम से ज्वाइन करा दिया, लाइगेज से, और ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज सेपरेशन और आइसोलेशन। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट को हम अलग कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। कौन सी जेल यूज करते हैं, एगरोस जेल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा, एक डाई, क्योंकि हमारे जो ये डीएनए है, हम डीएनए को नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उस डीएनए को देखने के लिए हमें एक डाई यूज करनी पड़ती है। दैट डाई इज इथेरियम ब्रोमाइड। इथेरियम ब्रोमाइड डाई हम यूज करेंगे। अब इथेरियम, क्या सिर्फ इथेरियम ब्रोमाइड से हम डीएनए को देख पाएंगे? यूवी लाइट भी डालना पड़ेगा। ऊपर से यूवी रेज डालनी पड़ेगी। यूवी रेज में मेरे को डीएनए फ्रेगमेंट किस कलर के दिखाई देंगे? ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स ब्राइट ऑरेंज दिखाई देगी, याद रखना। जेल नाम ही से है, एगरोजेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस, किसके फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। क्यों मूव करता है? क्योंकि हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं। किधर साइड हम डालते हैं अपने डीएनए को? कैथोड की साइड डालते हैं, और वो मूव किधर करेंगे? एनोड एनोड की साइड मूव करेंगे। क्लियर? अब जो हमारा एगरोस जेल है, इसको कहाँ से हमने लिया है? एक नेचुरल सीवीड से स्टार्ट किया है, और ये मूव रेड एल्गी की वजह से करता है, सीविंग इफेक्ट की मूव से। अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू द सीविंग इफेक्ट ये मूव करता है। जो स्मॉलर द फ्रेगमेंट फार्दर इट मूव, जितना पतला इंसान होगा उतना तेज भागेगा, जितना मोटा होगा उतना ही धीरे भागेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो मैम। अब जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट कर लिया, अब इनको विजुअलाइज करने के लिए आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद अ कंपाउंड व्हिच इज इथेरियम ब्रोमाइड, फिर ऊपर से यूवी रेडिएशन डालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको ऑरेंज कलर के बेंड दिखाई देंगे, इथेरियम ब्रोमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आफ्टर गिविंग यूवी लाइट। ठीक है, और जो हमारी जेल है ना, ये जेल फटाफट से सॉलिड हो जाती है। तो हमने देख लिया, ऊपर से यूवी लाइट डाली, मैंने ये फ्रेगमेंट निकाल लिया अपना। अब इस फ्रेगमेंट को हम यहाँ से कट कर लेंगे। दैट कटिंग का प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। देखो लाइन, द सेपरेटेड bend of DNA are cut out from the aerogel and extracted from the gel piece. This is known as elution. Clear? Yes, ma'am. तो सबसे पहले हमने स्पूलिंग किया था। स्पूलिंग के बाद हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल लिया एगरोस जेल, सीवीड से इसको एक्सट्रैक्ट किया, इथेरियम ब्रोमाइड डाला, फिर यूवी लाइट डाली, ऑरेंज बेंड कलर दिखा, और फिर वहां से इसको इल्यूशन कर लिया। डीएनए निकल के तैयार हमारा। यस मैम। अब डीएनए निकल के तैयार। अब उस डीएनए की हमको बहुत सारी कॉपीज बनवानी है, क्योंकि हमको उस डीएनए को सिर्फ एक वेक्टर के साथ नहीं लगाना है, हमें बहुत सारे वेक्टर के साथ उसको डालना है। तो बहुत सारे वेक्टर के साथ डालने के लिए वी विल यूज अ टेक्निक व्हिच इज नोन एज पीसीआर। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले कैरी मुलिस साइंटिस्ट के थ्रू ये डिस्कवर की गई। पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपके डीएनए को एम्पलीफाई करना, बहुत आपके डीएनए के साइज को बड़ा कर देता है, या फिर इसकी बहुत सारी कॉपीज भी बनवा देता है। अब हमें एक डीएनए की फ्रेगमेंट है, उस डीएनए से बहुत सारे डीएनए बनवाना है, डीएनए से डीएनए बनवाना है, तो ऑब्वियसली एंजाइम कोई पॉलीमरेज ही यूज करेंगे, है ना। अब पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज कर सकते हैं, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज क्या है, उसके साथ ये डिफिकल्टी कि भाई एंजाइम जो होता है वो टेम्परेचर स्पेसिफिक होते हैं,
है ना। तो हम यहाँ Yes, ma'am. इस टेक्निक के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर यूज करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ना यूज करके थर्मस यूज करेंगे। एक्वाटिक्स यूज करते हैं। एंजाइम का नाम है टेक पॉलीमरेज, और इस टेक पॉलीमरेज को आइसोलेट कहाँ से किया जाता है? थर्मस थर्मस एक्वाटिक्स। थर्मस एक्वेटिकस से इसको आइसोलेट किया जाता है। इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है? इसके अंदर स्पेशलिटी हाई से हाई टेम्परेचर में भी जिंदा रह सकता है, डीनेचुरेशन नहीं होता इसका। लेकिन नॉर्मल कोई एंजाइम यूज करोगे हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। कौन सा एंजाइम? टेक पॉलीमरेज। किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया? थर्मस एक्वेटिकस। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कर लोगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगरस जेल, इथिडियम ब्रोमाइड, यूवी लाइट, इल्यूशन स्पूलिंग, वहां से क्वेश्चन, और यहाँ पे टेक पॉलीमरेज और थर्मस एक्वेटिकस से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर 3 स्टेप होता है। सबसे पहले डीनेचुरेशन। अब हमको पता है बिल्कुल वो रेप्लिकेशन वाला स्टेप फॉलो करना है। पहले डीएनए लिया, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड के बीच में से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कराना है, तो हाई टेम्परेचर लेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कराना है। तो बॉन्ड ब्रेक कराया, दोनों स्टेप अलग अलग हो गए। रेप्लिकेशन में हम वहां पे यूज करते थे ना प्राइमेज, हाँ मैम। करते थे ना, क्योंकि वो प्राइमेज क्या करता था, एक छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रैंड लगा देता था वहां पे, और फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है। सेम टेक पॉलीमरेज भी करता है, इसको भी पहले प्राइमर चाहिए। और ये भी देखो प्राइमर कौन सी 5 से 3 डायरेक्शन में कर रहा है, और डीएनए की कौन सी 3 से 5 वाली। तो इसने छोटे छोटे प्राइमर ऐड करा दिए, इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, 54 डिग्री सेल्सियस। अब हमने डाला यहाँ पे टेक पॉलीमरेज। अब ये टेक पॉलीमरेज आगे एक्सटेंशन करना शुरू कर देगा, जिससे हमारे पास 1 से 2 डीएनए बन गए। टेम्परेचर याद रखना है, 94 डिग्री सेल्सियस, 54 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन आता है, जबकि एनसीईआरटी ने टेम्परेचर नहीं दिए हुए हैं इसके। क्लियर? यस मैम। मैम किसी को कोई डाउट? नो नहीं मैम। मैम। नो मैम। चलो, ये हो गया हमारा। इसमें हमने सारी चीजें कवर अप कर लिया ना। एम्पलीफाई करता है, करता है, पता है, हाई टेम्परेचर, मैक्स हो गया हमारा कवर। अब आता है कि भाई हम लोगों ने देखो डीएनए को निकाला पहले तो, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखा, अपनी फ्रेगमेंट को इल्यूट आउट कर लिया, फिर उस फ्रेगमेंट को पीसीआर में ले जाके एम्पलीफाई भी कर लिया। अब इस एम्पलीफाई का एक और यूज बता देती हूँ। जैसे वो होता है ना, सीआईडी देखते होंगे आप लोग, सीआईडी में क्रिमिनल स्पॉट पे गए, वहां से आपको बहुत छोटा सा डीएनए मिला, ठीक है, इतना इतना छोटा साइज मिला आपको उसका कि आप उसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। तो वहां पे जब फोरेंसिक लैब में जाता है तो सबसे पहले उसको पीसीआर लगा के उसको एम्पलीफाई कर लेता है, ताकि उसकी स्टडी इजी हो पाए, ठीक है। तो ये आपका स्टडी इजी करने के लिए भी। अब हमने अपना डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया, अब हमको क्या करना है, उसको वेक्टर के साथ चिपकाना है। अब वेक्टर के साथ चिपकाने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइगेज एंजाइम लेना है और वो चिपक जाएगा। अब 2 चीज आती है यहाँ पे कि भाई हमको इस अपने डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर के अंदर डालना है, तो हम या तो इनडायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वेक्टरलेस मेथड भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस जो वेक्टर है हमारा, उस वेक्टर के अंदर हमने डीएनए डाल दिया, वो क्या बन गया, मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया ना। यस मैम। अब वो वेक्टर नहीं रहा, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मुझे होस्ट के अंदर डालना है, तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर जाएगा कैसे? कुछ तो डायरेक्टली चले जाता है, कुछ इनडायरेक्टली जाता है। 2 मेथड हमको यहाँ पे पढ़ना है। कैसा है? पहला है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हमें एक ट्रांसफर करना है, बैक्टीरिया की बॉडी में करना है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। डीएनए मतलब यहाँ पे प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं, वो प्लाज्मिड जिस प्लाज्मिड के अंदर मैंने अपना डीएनए या फिर जीन डाला हुआ है, ठीक है, और वो हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो हमें अपने बैक्टीरिया को फोर्स करना पड़ेगा ना कि भाई तुम मेरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को लो, कुछ भी करके करना पड़ेगा ना फोर्स। तो इसका मतलब हमें अपने इस होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट होस्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है हमें अपने होस्ट को इस कैपेबल बनाना पड़ेगा कि भाई तुम को ये प्लाज्मिड लेना ही पड़ेगा अपनी बॉडी में, यू हैव नो चांस। तो इसके लिए हम अपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस होस्ट के ऊपर एक डाइवेलेंट कैटायन यूज करेंगे, कैल्शियम। हमने कैल्शियम यूज किया, जो क्या करेगा, आपकी इफिशिएंसी बढ़ा देगा डीएनए के एंटर होने की। कैसे? हमारे होस्ट बॉडी की में छोटे छोटे होल्स बनवा देगा,
उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके सेल वॉल के अंदर होस्ट छोटे छोटे पोर्स बन गए, फिर उन पोर के थ्रू हम अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फोर्सफुली डालेंगे। अब फोर्सफुली डालने के लिए भी हमको यहाँ पे मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले हमने अपने होस्ट को आइस के ऊपर रखा, फिर हमने उसको एक हाई टेम्परेचर पे रखा, आइस के ऊपर रखा, हीट टेम्परेचर के ऊपर रखा, हीट शॉक, हीट शॉक मेथड हम उसको देंगे, जिसकी वजह से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट के अंदर चला जाए उन पोर्स के थ्रू होता हुआ। समझ में आया कैसे करा हमने इनडायरेक्ट मेथड? द बैक्टीरिया टू बी यूज्ड शुड बी विदाउट प्लाज्मिड। जो बैक्टीरिया जिसके अंदर हम प्लाज्मिड डालना चाहते हैं ना, मेक श्योर उसके अंदर कोई और प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। होस्ट सेल को हम यहाँ पे लाइसोजाइम के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, या फिर बाइवेलेंट डायल भी यूज कर सकते हैं। इकोलाई विद प्लाज्मिड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है। जब इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड चला जाएगा तो उस सेल को हम ट्रांसफॉर्मेंट सेल बोलेंगे, और जब नहीं जा रहा तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं, यस ना। अब आ जाओ नेक्स्ट मेथड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। हमें जीन ट्रांसफर करना है प्लांट के अंदर, तो आपको याद है वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम? टाई प्लाज्मिड, हम टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड। अब ये टीआई है क्या, क्या इसके पीछे की कहानी, वो सब देखना है। अच्छा जल्दी तो नहीं है ना क्लास करने की, चैप्टर फिनिश कर लेते हैं ये वाला हम, फिर कल एप्लीकेशन वाला कर लेंगे, ठीक है। चलो तो हमारे पास एक प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक में डिसीज कोजिंग बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस। ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है हमारे, सिर्फ देखो क्वेश्चन याद रखना, डाइकोट प्लांट के अंदर से एक डिसीज कोज करता है जिसको हम बोलते हैं प्लांट ट्यूमर। ट्यूमर वही कैंसर वाला, क्या कर देता है उसके अंदर क्राउन गोल्स बना देता है, मतलब ऐसी गांठ टाइप से स्ट्रक्चर बना देता है प्लांट्स के अंदर। ये बैक्टीरिया इनफेक्ट ऑल ब्रॉड लीव्ड, मतलब जिनकी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, जैसे टोमेटो, सोयाबीन, डाइकोट होनी चाहिए, सनफ्लावर, कॉटन, इनके अंदर करता है। कभी भी सीरियल्स को ट्रीट नहीं करता, सीरियल्स के अंदर नहीं जाता, ठीक है। ट्यूमर फॉर्मेशन क्यों करता है? क्योंकि इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है ना, वो प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग है, मतलब उस प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन है जो जीन क्या करता है, ट्यूमर कोज करता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। तो क्यों ना हम, अब एक चीज आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा सोच के देखो, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड है, नेचुरल है बिल्कुल, अभी बैक्टीरिया है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड है, और ये नेचुरली क्या कर रहा है ना, अपने प्लाज्मिड का वो जीन प्लांट की बॉडी में डाल दे रहा है, जिस जीन की वजह से प्लांट के अंदर ट्यूमर हो जा रहा है ना। तो ये Yes, तो कुछ ऐसा लग रहा है जो चीज हम लैब में करा रहे हैं वो ये काम खुद कर रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि इस बैक्टीरिया को पकड़ूं, ठीक है, इसके अंदर जो ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर से वो ट्यूमर वाला जीन हटा के कोई अच्छा जीन डाल दूं। तो बैक्टीरिया का तो काम है सिर्फ अपना जीन उठा के प्लांट में डालना, इसको थोड़े ना पता चलेगा कि भाई मैं ट्यूमर वाला जीन डाल रहा हूँ, अच्छे वाला जीन डाल रहा हूँ। तो हम इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम कर सकते हैं। साइंटिस्ट लोगों ने वही किया। अब इसका एप्लीकेशन आप जब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, कौन सा वाला, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस विटामिन ए वाला। विटामिन ए वाला। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, हमारे एक प्लांट है डैफोडिल, यस मैम। डैफोडिल प्लांट के अंदर से एक जीन निकाला गया, बीटा कैरोटीन। जी, इस जीन को उठाया और इस जीन को, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस जो बैक्टीरिया ना, इसका प्लाज्मिड है टाई प्लाज्मिड, इस टाई प्लाज्मिड के अंदर से ट्यूमर वाला जीन हटा के बीटा कैरोटीन जीन डाल दिया, और फिर इसको उठा के राइस प्लांट, राइस का नाम ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा है ना, इस ओराइजा सटाइवा के अंदर डाल दिया। अब ये ओराइजा सटाइवा खुद से बीटा कैरोटीन जीन बनाने लग गया। बीटा कैरोटीन जीन जैसे आप इस राइस को खाएंगे, बीटा कैरोटीन जीन आपके लीवर में जाएगा और वहां जाके विटामिन ए बनाना शुरू कर देगा। यस मैम, ये आपको मिलने लग जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज व्हिच डिसीज, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस ट्रीट हो गई इससे। यस मैम, एक एप्लीकेशन पढ़ लिया हमने नेक्स्ट चैप्टर का। यस मैम, गोल्डन राइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैरोटीन जीन है ना, ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो हमारे राइस बनता है ना वो येलो कलर के राइस बनता है, इसलिए वी कॉल इट गोल्डन राइस,
ठीक है, मैम मिल्क में भी तो होता है शायद ये, किसमें? मिल्क। मिल्क के अंदर मैम वो येलो कलर होता है जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल। वो तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। काउ मिल्क में। नहीं बेटा, मिल्क के अंदर नहीं होता। ओके मैम मैम। वो शायद वो लास्ट वाला बोल रही है जो एप्लीकेशंस में है बायोटेक्नोलॉजी में, रोजी काउ जो है। अच्छा, वो रोजी काऊ वाला बेटा वो अलग है, उसके अंदर अलग है। 2.5 ग्राम पर लीटर पे है मैम उस पे। वो प्रोटीन का काउंट बढ़ाता है उसकी मिल्क में। मैम वो नहीं, एक चैप्टर डिलीट हो गया है ना जो हमारे में एनिमल्स का था, वो स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर की बात कर रहे मैम उसका है ये। हो सकता है, बट मिल्क में येलोनेस का तो नहीं पता मुझे, हो सकता है मैं मिस कर रही हूँ कोई कॉन्सेप्ट। मैम मैं देख के आपको भेजूंगी अगर मैं गलत हूँ तो। नहीं नहीं नहीं, आप भेजना मेरे को। मैम स्ट्रेटजीज वाले पार्ट में से ना थोड़ा सा है हमारे सिलेबस में। टिश्यू कल्चर है, सिर्फ टिश्यू कल्चर। हाँ हाँ हाँ, चलो, तो ये हो गया टाइप प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। तो हमने इसको यहाँ से हटाया और इसको निकाल देने के बाद हम इस प्लाज्मिड को डिसआर्म्ड, डिसआर्म्ड का मतलब अब ये हार्मफुल नहीं रहा, हार्मनेस हटा दी हमने इसकी। दिस इज नोन एज, अब याद रखना है कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। क्या कोज करता था? ट्यूमर कोज करता था। किसमें? डाइकॉट में, सीरियल्स में कभी नहीं करता है। तो उसका ट्यूमर इंड्यूसिंग हटा के डिजायर्ड जीन डाल के हमने इसको बायोटेक्नोलॉजी में यूज करना शुरू कर दिया। क्लियर? यस सीरियल का मैम। मतलब मैम? दीपू कुछ बोल रहे हो बेटा? सीरियल का मतलब वो? डाले सीरियल्स डाल। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ये डायग्राम है छोटा सा, वही टाइप प्लाज्मिड है, प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट के अंदर डायरेक्ट अपना जीन इंसर्ट करके ये देखो एक क्राउन बॉल बनवा दे रहा है ये। अब आता है हम लोग एनिमल की बॉडी के अंदर जीन कैसे ट्रांसफर। प्लांट की बॉडी में तो हमने देख लिया डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन एनिमल्स में अगर मेरे को करना है, एनिमल्स में क्या, कौन सा वेक्टर यूज करता है? रेट्रोवायरस। लेट्स सपोज मैंने रेट्रोवायरस के अंदर अपना जीन डाल दिया। अब यहाँ से भी मैं आपका एप्लीकेशन का एक टॉपिक कवर करूंगी, वो होगा आपका जीन थेरेपी। ठीक है, जीन थेरेपी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल को हुआ था। यस मैम। क्या, कौन सी डिसीज थी उसको? एडीए SCID कंबाइंड इम्यून डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम समझते हो भाई, बहुत सारी डिसीज का ग्रुप ऑफ डिसीजेस। यस। अब इसके अंदर क्या था? इसके अंदर एडीए डेफिशिएंसी। एडीए क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है, जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोलिफेरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। मतलब इस 4 ईयर ओल्ड गर्ल की बॉडी के अंदर एडी एंजाइम नहीं है, और ये एंजाइम क्या करता है? बीओ टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में हेल्प करता है। और जब इसकी बॉडी में बीओ टी लिम्फोसाइट भाई मैच्योर ही नहीं हो रहा है, तो इसके दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो गए, सेल मेडिएटेड वाला भी और ह्यूमरल भी, और ये वाला ह्यूमरल इम्यूनिटी भी, दोनों गड़बड़ हो गए। तो अब भाई इसके अंदर तो कोई भी डिसीज होगी बहुत जल्दी लग जाएगी। तो अब क्या करा, इसकी बॉडी में हमने, इसकी 4 ईयर ओल्ड गर्ल है, इसके हमने बॉडी में बोन मैरो के अंदर से सेल्स निकाले, इसके बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट निकाल लिए, ठीक है। हमारे पास रेट्रोवायरस लिया, रेट्रोवायरस के अंदर इंसर्ट करा दिया क्या? एडीए का जीन, एडीए जीन डाल दिया रेट्रोवायरस के अंदर, और इन रेट्रोवायरस के अंदर को यहाँ छोड़ दिया। अब रेट्रोवायरस का काम क्या है? अपना जीन सेल को दे देना। तो इसने इसके लिम्फोसाइट में एडीए जीन डाल दिया ना एडीए जीन। अब इसी लिम्फोसाइट को वापस इसकी बॉडी में हमने ट्रांसफ्यूज करा दिया। तो इसका मतलब इस 4 ईयर गर्ल बेबी के अंदर क्या गए? अब एडीए एंजाइम जीन चला गया तो एंजाइम बनेगा तो बी एंड टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे और इम्यूनिटी आ जाएगा। लेकिन सेल्स का तो एक प्रॉपर लाइफ स्पेन होता है,
तो कुछ टाइम, तो इसका मतलब इसको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. अगर तो इसका मतलब ये परमानेंट क्योर नहीं है। मैम पर नहीं। अर्ली स्टेजेस पे कर दे तो परमानेंट हो सकता है ना। Embryonic में। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दे हम, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट हो जाए वहां पे अगर हम इसको कर दे तो वहां पे परमानेंट क्योर बन जाएगा। लेकिन अभी टेम्पररी क्योर है जिसमें इसको रिपीटेड एक प्रॉपर टाइम के बाद ट्रांसफ्यूजन लेना ही पड़ेगा। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये था हमारा जीन मैम का। हाँ बेटा। ये लेकिन आया कहाँ से कि उसकी बॉडी में हम लोग डाल दिए? एडीए का जीन हमने लिया ना बेटा, एडीए जीन किसी ह्यूमन से आइसोलेट किया, किसी भी इंडिविजुअल से आइसोलेट करेंगे, या फिर हम उसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं, इकोलाई की हेल्प से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके एडीए एंजाइम को लेने के। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, अब मैं ये समझना चाह रही हूँ आपसे कि भाई ये बोल रहे हैं कि क्या मेथड है, तो हमने क्या किया, रेट्रोवायरस की हेल्प से हम कर देंगे। तो रेट्रो करने के लिए सबसे पहले मेरे पास पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर बनवाएंगे और उस पोर के थ्रू अपना रेट्रोवायरस मतलब अपना सेल्स डाल देंगे, जीन डाल देंगे, जिस मेथड को इलेक्ट्रोपोरेशन बोलेंगे। या फिर हम एक केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एक केमिकल ले लेंगे पीईजी, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, उसके क्या करेंगे, उसके अंदर अपना फॉरेन डीएनए लगा के अच्छे से उसको सेल के अंदर डाल दिया। या इंजेक्शंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको बॉलिस्टिक मेथड से भी कर सकते हैं, जिसमें हम गन यूज करते हैं। उस गन में यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है, टंगस्टन के पार्टिकल लेते हैं, उनके ऊपर कोटिंग करा देते हैं, किसकी, फॉरेन डीएनए की देते हैं। या फिर लिपोसोम में हमने लिपिड के छोटे छोटे बैग लेते हैं, डीएनए लिया, उसके ऊपर लिपिड आइस डाल दिया और फिर सेल के साथ छोड़ दिया। ये साक्षी मैम जीन गन और बायोलॉजिस्टिक मेथड सेम ही है ना? सेम है, हाँ। पार्टिकल गन, जीन गन, बॉलिस्टिक मेथड सेम है तीनों। ओके मैम। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड है कि डायरेक्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। अब ये वाला मेथड इसमें डायरेक्ट वाला हो गया हमारा। हाँ, अब ये वाला आई थिंक आपको कहाँ से समझ आएगा। ये वो वाला मेथड है, वो पीवीआर 322 मैंने आपको बताया था ना कि भाई हमने यस मैम। डाला, ठीक है, हमारी साइट इनएक्टिव हो गई, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। एक साइट इनएक्टिव हुई सिर्फ तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों हुई नो रिकमेंडेड। तो ये सारे के सारा सिलेक्शन में कि हम कैसे पता करेंगे कि मेरा ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है नहीं हुआ है रिकॉम्बिनेंट के साथ, ये वो मेथड्स है। ठीक है, अब ये लेक्जेड जीन वाला मेथड आपको थोड़ा सा पढ़ना है इसके अंदर, लेक्जेड जीन में क्या होता है। अब लेक्जेड जीन में आपको इसको कैसे पढ़ोगे, मैम ये शायद एनसीईआरटी में नहीं है ना, लेक्चर जीन वाला के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं देखा। ये ब्लू कलर कॉलोनीज और व्हाइट कलर कॉलोनीज वाला है। किसी को याद है कॉन्सेप्ट क्या है? मैम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला। बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Yes, ma'am. जो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है उसका व्हाइट कलर आता है और जिसका रिकॉम्बिनेंट नहीं होता उसका blue नॉन color रिकॉम्बिनेंट होते हैं तो ब्लू कलर आता है। मैम प्री बोर्ड में क्वेश्चन भी था इसका। रिकॉम्बिनेंट का नो। देखो समझ लो, ये एक लेक्जेड जीन की साइट है, लेक्जेड जीन। अब ये जीन क्या करता है, इस जीन का काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनवाना। अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का काम क्या होता है, लैक्टोज को तोड़ना, किसमें, ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में। ठीक है, ये एक नॉर्मल चीज है। अब हमने कोई जीन डाला, उस जीन ने यहाँ पे कट लगा दिया, तो मेरा लेक्जेड जीन इनएक्टिव हो गया। यस मैम। अब अगर ये इनएक्टिव हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, यस नहीं मैम। बनेगा। यस मैम। अब अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो भाई मेरा ये लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये भी नहीं टूटेगा, कुछ नहीं हो पाएगा इसके अंदर भी। तो अब इससे क्या होगा, ये जो मेरा लैक्टोज है ना, ये लैक्टोज यहाँ पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट हम यूज करता है इसको, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट क्या होता है, ये वो सबस्ट्रेट होता है कि अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो मेरे को एक पर्टिकुलर कलर देंगे, और वो कलर होता है कौन सा, ब्लू। ब्लू कि अगर भाई लैक्टोज से ग्लूकोज गैलेक्टोज बना तो ब्लू कलर आएगा,
और अगर नहीं बना तो व्हाइट कलर रह जाएगा। तो आप खुद सोचो ये लैक्टोज कब बन पाएगा, जब लेग जेड जीन के ऊपर कोई आके इंसर्ट ना करे, यस तभी। उसका मतलब ब्लू कलर हमेशा कब दिखेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट के केस में, यस और व्हाइट कलर हमेशा क्या दिखाएगा कि भाई रिकॉम्बिनेंट के केस रिकॉम्बिनेंट हुआ है, रिकॉम्बिनेशन बना है और लेग जेड जीन टूटा है, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन पाया और हमारा लैक्टोज भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। मैम ये वाला कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, छोटा सा दिया Yes, हुआ है बस उन्होंने वहां पे। yes, ma'am. क्लियर, ये सिंपली याद रखना है, कलर नॉन रिकॉम्बिनेंट, व्हाइट कलर रिकॉम्बिनेंट। आ जाओ, यही सारी चीज इन्होंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। अब आता है फॉरेन जीन प्रोडक्ट को, हम लोगों ने सब करा लिया, हमने टूल्स पढ़ लिए, ठीक है। अपने डीएनए को स्पूलिंग, इल्यूशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वहां से उठा लिया, पीसीआर भी करवा लिया, पीसीआर करा के उसको हमने ये भी पढ़ लिया, प्लांट होगा तो टाई प्लाज्मिड से कैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस कैसे कैसे यूज करेंगे वो सब देख लिया। उसके बाद भी हमने बहुत सारे तरीके पढ़ लिए। अब जो मेरे पास होस्ट के अंदर मैंने प्लाज्मिड डाला है, उससे जो मेरा प्रोडक्ट बना है उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे वो चीज। अब यहाँ पे क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना समझ आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़े कम आता है यहाँ से। जब आपने एक डीएनए के पीस को डाला किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, फिर उसको बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल किसी के अंदर भी डाला, अब वो जो डीएनए आपको मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने वेक्टर ही इसी केस में लिया था कि भाई ये वेक्टर नेक्स्ट प्रोजेनी तक लेके जाना चाहिए आपके डिजायर्ड जीन को, है ना। यस मैम। ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज हमारा जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है, एक डिजायरेबल प्रोटीन बनवाना। यस मैम। तो हमें देयर इज अ नीड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी एक्सप्रेस, तो वहां पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा अपने आप को, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, प्रोटीन की फॉर्म में। तो फॉरेन जीन एक्सप्रेस अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, जो जीन है ना वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन एक प्रॉपर कंडीशंस में। एक्सप्रेशन जो है फॉरेन जीन का होस्ट सेल के अंदर, अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीजें उसको चाहिए। आफ्टर हैविंग क्लोन्ड द जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड हैविंग ऑप्टिमाइज्ड द कंडीशन टू इंट्रोड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट प्रोटीन, इसको हमें एक लार्ज स्केल पे कराना पड़ेगा। हमने जो जीन लिया है उस जीन से प्रोटीन बनवाने में एक लार्ज स्केल मेथड। इफ एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट then it is known as recombinant protein। मतलब कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है किसी दूसरे होस्ट के अंदर जाके भी, हेट्रोलोगस होस्ट मतलब हमने उस जीन को लिया किसी अनवांटेड होस्ट के अंदर डाल के देखा तो वहां पे भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन चुका है मेरा। ठीक है, जैसे हमने इंसुलिन बनवाया, इंसुलिन का जीन हमने इकोलाई के थ्रू मल्टीप्लाई कराया ना, तो अब हम वहां से उस जीन को उठा के किसी ह्यूमन बॉडी में डाल रहे, तो वहां पे अगर वो इंसुलिन बना पा रहा है जीन से, एंजाइम अगर बन रहा है, एंजाइम इज आल्सो नोन एज प्रोटीन, तभी तो उसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलेंगे ना हम। यस अगर मैम। वो मैम आई एम लिविंग बिकॉज ऑफ अर्जेंट वर्क, बेटा क्लास से ज्यादा अर्जेंट क्या हो सकता है। चल, सेल हार्बरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी ग्रोन होने लार्ज स्केल पे हम इसको कराते हैं लेबोरेटरी में, ये सारी चीजें। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है, जो हमने लार्ज स्केल टर्म बोला वो लार्ज, एक सेकेंड, ये एक्टिव लोग एक्सपोनेंशियल फेज वाला भी पढ़ लो, लास्ट वाला। सेल्स कैन आल्सो बी मल्टीप्लाइड इन अ कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम। सेल जो होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं, वेरिन जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं इज ड्रेन आउट फ्रॉम वन साइड while fresh medium is added from the other to maintain the cell in there। अब इस लाइन को देखो, मतलब ये कुछ इस टाइप से है। इधर हम फ्रेश मीडियम डालते जा रहे हैं इस चैम्बर के अंदर, ठीक है, और फिर इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता जा रहा है वो प्रोडक्ट यहाँ से निकलता चला जा रहा है। देखो क्या कर रहे हैं, यूज्ड मीडियम को बाहर निकालते चले जा रहे हैं और एक साइड से हम फ्रेश मीडियम को ऐड करते जा रहे हैं, ताकि जो सेल है उसकी जो फिजियोलॉजी है वो एक एक्टिव फेज में रहे, मतलब वो कॉन्टिन्यूअसली काम करता रहे, अपना जो उसका एक्सप्रेशन का काम है प्रोटीन बनवाने का कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे। दिस टाइप ऑफ कल्चरिंग मेथड प्रोड्यूस अ लार्ज बायोमास, जिससे हम बहुत हाई यील्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए हम स्मॉल वॉल्यूम कल्चर कैन नॉट यील्ड एप्रिशिएबल, स्मॉल वॉल्यूम के हम कल्चर्स नहीं यूज कर सकते, हमें लार्ज क्वांटिटी यूज करना पड़ेगा बायोरिएक्टर का, जहाँ पे हम
100 से 1000 लीटर के बड़े बड़े चैम्बर्स यूज करते हैं। बायोरिएक्टर एक ऐसे वेसल्स है जिसके अंदर हम अपना रॉ मटेरियल डालेंगे, बायोलॉजिकली जो कन्वर्ट होगा किसमें, एक प्रोडक्ट के अंदर, कोई पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए वो डालेंगे, कोई माइक्रोबियल प्लांट एनिमल जो भी चाहिए वो सब डाल देंगे उसके अंदर। उसको कंडीशंस कैसी देंगे, उसको प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन, ये सारी चीजें हम उसके अंदर प्रॉपरली डाल के रखेंगे। ऐसे ही हमारे बायोरिएक्टर 2 टाइप के होते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एक आता है, राउंड बॉटम किसका होता है, फ्लैट बॉटम किसका होता है? राउंड बॉटम, फ्लैट बॉटम। स्टिल्ड बबल्स किसके अंदर बनते हैं? स्पार्क्ड स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर। सिंपल स्टिल्ड टैंक बायोरिएक्टर के अंदर आपका ब्रॉथ फॉर्मेशन होता है। अब सिंपल देखो, यहाँ पे बीच में एक स्टिक लगा रखी है, अब ये स्टिक ऐसे गोल गोल घूमेगी, तो गोल गोल घूमेगी, इसके अंदर जितना भी मीडियम वो सारा कॉन्टिन्यूसली मिक्स होता रहेगा आपस में। सेकंड वाले में यस मैम हम लोगों ने एक पाइप लगा रखा है, वो पाइप घूम रहा है और जिसकी वजह से उस पानी के अंदर बबल्स निकल रहे हैं। एग्जैक्टली गुंजन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है, लेबलिंग पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और अगर वैसा स्टेटमेंट आता है वो राउंड और ये वाला आता है। बस डन कर लोगे? यस मैम पीवीआर 322 का डायग्राम और ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। स्टिड टैंक बायोरिएक्टर पहले वाला, ये स्टिड वाला, ये क्या है? सिलिंड्रिकल है, कर्व्ड बेस बनाया गया है। क्यों? ताकि इसके अंदर जितने भी हमने कंटेंट डाला है उनका प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए। लेकिन जो स्टिरर वाला है उसके अंदर मिक्सिंग और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कॉन्टिन्यूअसली रहे, उस बायोरिएक्टर के अंदर ये देखा जाता है। अल्टरनेटली उसकी एयर के अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाता है। बायोरिएक्टर एक एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फॉर्म होता है ना, झाग वो बनता है, प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, ये सब इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारी बायोटेक का सबसे लास्ट, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, हमने जो प्रोडक्ट बना लिया है, हमने कोई मेडिसिन बनवाई, तो उस मेडिसिन को मार्केट में भेजने से पहले जो सब किया जाएगा ना, उसके अंदर उसका प्योरिफिकेशन वगैरह चेक करना, उसका सेपरेशन, ये सब चीजें डाउनस्ट्रीम के अंदर आएगा। और जैसे चिप्स बनाया उसके अंदर गैस भर देता है, प्रिजर्वेशन ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व रहे, वो सब। नाइट्रोजन कोई मेडिसिन बनाया तो उसकी क्वालिटी टेस्ट करना, ट्रायल 1 ट्रायल 2, वो सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर है। चैप्टर फिनिश। आई थिंक अब तो इस चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ बच्चा ही नहीं होगा जो हमने नहीं पढ़ा है। नो मैम। यस भावना? गलती से कल की क्लास में हम लोग एप्लीकेशन वाला पढ़ेंगे। एप्लीकेशन वाला इतना ज्यादा लेंथी नहीं होगा चैप्टर। उदित नारायण सिंह मैम जेनेटिक्स, बेटा इसको करने के बाद जेनेटिक्स कर लेंगे, डोंट वरी। मैम मुझे लगा था आपका गला खराब दोबारा ना खराब हो जाए। मैम बीच में आपका गला थोड़ा भारी सा हो गया था बोलते बोलते। अरे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे गले की क्या हालत होगी 2 दिन की वजह से। मुझे डॉक्टर ने एटलीस्ट 1 वीक के लिए मना किया था। जब मैंने आप लोगों का लास्ट क्लास है रिमेम्बर, मेरा उस दिन क्लास में मेरा गला बिल्कुल खराब हो चुका था। हाँ लाइक क्या Yes, हुआ ना ma'am. मेरे साथ, जैसे ही मैंने आप लोगों का क्लास फिनिश किया मेरे को एकदम इंटेंस पेन